हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ अनिल कुमार अनल। और आज जो हम लोग डिस्कशन करने जा रहे हैं टेस्ट सीरीज 2 ETS टेस्ट सीरीज 2 का, जिसमें केमिस्ट्री की फर्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा 31 है, जिसमें लिखा हुआ है अरेंज द फॉलोइंग करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग डायपोल मोमेंट। ठीक है, तो इसमें जो 4 कंपाउंड दिया, इस 4 कंपाउंड की क्या करना, डायपोल मोमेंट अरेंज करना, जिसमें 4 कंपाउंड में पहला कंपाउंड क्या है 1 2 3 ट्राइक्लोरोबेंजीन, 1 4 डाइक्लोरोबेंजीन, 1 2 4 ट्राइक्लोरोबेंजीन और 1 3 5 ट्राइक्लोरोबेंजीन। इसकी क्या करना, डायपोल मोमेंट अरेंज करना है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको पता है कि डायपोल मोमेंट जो होता है म्यू इक्वल टू क्या हमारा Q इंटू क्या हमारा R, यानी चार्ज इंटू क्या हमारा डिस्टेंस, और डायपोल मोमेंट का यूनिट क्या होता है हमारा डिवाई होता है और एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, अब इसमें जो 4 कंपाउंड दिया हुआ है, पहले इस 4 कंपाउंड की हम लोग क्या करें, स्ट्रक्चर लिख ले। स्ट्रक्चर लिखेंगे, उसके बाद ही पता चलेगा किसकी डायपोल मोमेंट की वैल्यू ज़्यादा होगा और किसका डायपोल मोमेंट की वैल्यू कम होगा। जो स्ट्रक्चर फर्स्ट है उसमें दिया हुआ है 1 2 3 ट्राइक्लोरोबेंजीन, और स्ट्रक्चर 2 जो दिया हुआ है वो क्या हमारा 1 4 डाइक्लोरोबेंजीन, 1 4 डाइक्लोरोबेंजीन। ये सेकेंड स्ट्रक्चर आपको दिया हुआ है। थर्ड स्ट्रक्चर में दिया हुआ है 1 2 4 ट्राइक्लोरोबेंजीन, क्या हमारा 1 2 4 ट्राइक्लोरोबेंजीन, ये स्ट्रक्चर थर्ड है। ठीक है, और फोर्थ जो दिया हुआ है वो क्या हमारा 1 3 5 ट्राइक्लोरोबेंजीन, 1 3 5 ट्राइक्लोरोबेंजीन। अब हम देखते हैं इसे वेक्टोरियल फोर्स निकाल के। ठीक है, देखो स्ट्रक्चर 1 की अगर बात करें तो स्ट्रक्चर 1 में जो एक डायपोल मोमेंट की यानी वेक्टोरियल फोर्स क्या हमारा इधर μ1 लगा, ये क्या हमारा इधर μ2 लगा, और ये क्या लगा हमारा μ3 लगा, और इन सभी की रिजल्टेंट जो है क्या हमारा ऊपर की तरफ जाएगा, यानी इसमें रिजल्टेंट μr की वैल्यू क्या सबसे ज़्यादा। तो फर्स्ट वाले का जो डायपोल मोमेंट वैल्यू की बात करें हम, तो ये क्या होगा मैक्सिमम होगा, इसका डायपोल मोमेंट की वैल्यू क्या होगा सबसे मैक्सिमम होगा, क्योंकि ये तीनों वेक्टोरियल फोर्स की डायरेक्शन क्या हमारा सेम डायरेक्शन में। इसमें सेकंड की बात करें तो ये वेक्टोरियल फोर्स क्या हमारा 180 पे काम कर रहा है। ये डायपोल मोमेंट एक क्या ऊपर की तरफ क्या हमारा μ1 लगा, नीचे की तरफ क्या हमारा μ2 लगा, दोनों क्या हमारा क्लोरीन है तो दोनों एक दूसरे क्या कर देगा, कैंसिल कर देगा, तो यहाँ म्यू की वैल्यू क्या आ जाएगा 0। ठीक है, अभी देखो ये इसका तो म्यू की वैल्यू 0 हो गया। ठीक है, सेकेंड वाले का। थर्ड की बात करें तो ये क्या हमारा एक वेक्टोरियल फोर्स ये लगा, दूसरा इसके अपोजिट लगा, तो ये इसके थ्रू क्या तो वो क्या हमारा कैंसिल है, लेकिन एक वेक्टोरियल फोर्स ये भी तो लगा, तो इसका क्या म्यू इज नॉट इक्वल टू क्या हमारा 0, म्यू की वैल्यू यहाँ पे 0 नहीं होगा, यहाँ पे म्यू की वैल्यू क्या हमारा मैक्सिमम। अब यहाँ पे जो है ये 3 वेक्टोरियल फोर्स क्या हमारा आपका ये लग रहा है क्या 120 पे, यहाँ पे म्यू का जो वैल्यू है ठीक है होना यहाँ भी चाहिए क्या हमारा 0। ठीक है, क्योंकि सेम एंगल पे 3 वेक्टोरियल फोर्स काम कर रहा है, लेकिन क्या है कि इसकी जो रिजल्टेंट म्यू की वैल्यू होगा ये क्या हमारा सेकेंड वाले 1 4 डाइक्लोरोबेंजीन से स्लाइटली क्या हमारा ज़्यादा होता है फोर्थ वाले का। ठीक है, इसलिए कि ये दोनों वेक्टोरियल फोर्स क्या हमारा एक दूसरे कैंसिल कर रहा है, ये भी कैंसिल करेगा, लेकिन स्लाइटली इसकी एक्सपेरिमेंटल वैल्यू जो होता है डायपोल मोमेंट 1 3 ट्राइक्लोरोबेंजीन का ये स्लाइटली क्या होता है ज़्यादा। अगर हम अरेंज करने की बात करें तो सबसे मैक्सिमम जो डायपोल मोमेंट की वैल्यू आया ये स्ट्रक्चर क्या हमारा फर्स्ट की डायपोल मोमेंट की वैल्यू क्या आ गया सबसे ज़्यादा। उसके बाद क्या हमारा स्ट्रक्चर थर्ड आया, थर्ड क्या हमारा ये 1 2 4 ट्राइक्लोरोबेंजीन। उसके अगर हम बात करें तो हम उसके बाद क्या रखें, हम फोर्थ रखें, अब फोर्थ के बाद क्या किसको रखें, हम सेकेंड को रखें। तो इस तरह से अब आप इसमें ऑप्शन देखो कौन सा ऑप्शन आपको ऐसा आ रहा है, फर्स्ट थर्ड फोर्थ और क्या हमारा सेकेंड। तो ये ऑप्शन कौन सा बन रहा है हमारा इस तरह का, फर्स्ट ये 1 नंबर ऑप्शन बन रहा है, फर्स्ट थर्ड फिर क्या हमारा फोर्थ, उसके बाद क्या हमारा सेकेंड। ठीक है, तो ये ऑप्शन क्या हमारा फर्स्ट गया इसका आंसर। ठीक है, हाँ, अब सेकेंड क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इनकरेक्ट फॉर ग्लूकोज। ग्लूकोज के लिए कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। पहला स्टेटमेंट क्या है, ग्लूकोज एग्जिस्ट 2 क्रिस्टलाइन फॉर्म। तो ये तो आपको पता है ग्लूकोज के 2 फॉर्म होता ही है, एक अल्फा फॉर्म ग्लूकोज होता है, दूसरा क्या होता है बीटा फॉर्म ग्लूकोज होता है। तो पहला स्टेटमेंट एग्जिस्ट कहता है ग्लूकोज एग्जिस्ट इन 2 क्रिस्टलाइन फॉर्म अल्फा एंड बीटा, बिल्कुल सही है। ग्लूकोज के 2 फॉर्म स्ट्रक्चर होता है, एक अल्फा डी प्लस ग्लूकोज होता है
और दूसरा क्या होता है हमारा बीटा डी प्लस ग्लूकोज होता है। तो ग्लूकोज के दो स्ट्रक्चर होता है, एक अल्फा डी प्लस ग्लूकोज और दूसरा क्या हमारा बीटा डी प्लस ग्लूकोज। तो ये पहला स्टेटमेंट क्या हमारा, ये अल्फा डी प्लस ग्लूकोज हो गया। हीमिएसिटल कार्बन पे अगर OH ग्रुप CH2 के अपोजिट अगर ट्रांसफॉर्म में हो तो इसको अल्फा बोलते हैं, और ऊपर की तरफ चले जाते क्या हमारा बीटा। तो ये क्या हमारा इनकरेक्ट पूछ रहा है इसमें, तो ये तो क्या हमारा करेक्ट है, ठीक है। इट रिएक्ट विथ हाइड्रोक्साइल एमाइन टू गिव ऑक्जाइम, ये भी सही है। आपको पता है ग्लूकोज की ओपन फॉर्म स्ट्रक्चर की बात करें तो ग्लूकोज के ओपन फॉर्म स्ट्रक्चर में इधर तो हाइड्रोक्सी ग्रुप रिपीट कर जाएगा, ठीक है, और ये क्या हमारा हाइड्रोक्साइल एमाइन के साथ जब रिएक्शन करेंगे तो ये क्या बना देगा, यहाँ से H2O लॉस हो जाएगा और ये बना देगा ग्लूकोसा ऑक्जाइम। तो ये क्या हमारा सेकेंड जो स्टेटमेंट है वो भी क्या हमारा सही है। नीचे क्या हमारा ये रिपीट कर जाएगा, नीचे का जो है ये क्या हमारा रिपीट कर जाएगा। तो सेकेंड स्टेटमेंट भी क्या हमारा सही है। ऑन प्रोलंगेड हीटिंग विथ HI टू फॉर्म ग्लूकोनिक एसिड, बिल्कुल गलत है। ग्लूकोज को क्या हमारा अगर HI के साथ हीट करेंगे तो ये नॉर्मल हेक्सेन देगा, ग्लूकोनिक एसिड नहीं देगा। ग्लूकोनिक एसिड कब देगा, जब इसमें माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट करेंगे, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट क्या हमारा गलत है। तो ये क्या हमारा इनकरेक्ट पूछ रहा था, ये क्या हमारा ऑन प्रोलंगेड हीटिंग विथ HI टू फॉर्म ग्लूकोनिक एसिड, तो ये स्टेटमेंट गलत है। तो ये क्या हमारा थर्ड गया। एसिलाइजेशन ऑफ ग्लूकोज रिएक्ट विथ एसिडिक एनहाइड्राइड गिव्स ग्लूकोज पेंटाएसिटेट, ये भी बिल्कुल सही है। अगर ग्लूकोज को क्या हमारा ओपन फॉर्म ग्लूकोज को एसिटाइल क्लोराइड या क्या हमारा एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ करेंगे तो वो क्या हमारा ग्लूकोज पेंटा एसिटेट बनाएगा। क्या बनाएगा, ग्लूकोज पेंटा एसिटेट। तो ये भी स्टेटमेंट क्या हमारा बिल्कुल सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। हाँ ये देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 36 फिर क्या हमारा ये ऑर्गेनिक क्वेश्चन है। विच कार्बोनिल कंपाउंड गिव टर्सरी अल्कोहल विथ ग्रिनार्ड जेंट इन फ्लोइंग एसिडिक हाइड्रोलाइसिस, है ना। ग्रिनार्ड जेंट के साथ कौन सा जो है क्या हमारा कंपाउंड जो है कार्बोनिल कंपाउंड का मतलब एल्डिहाइड और कीटोन, कौन सा एल्डिहाइड कीटोन ग्रिनार्ड जेंट के साथ टर्सरी अल्कोहल देगा, है ना। आपको बहुत अच्छे से पता होगा अगर ग्रिनार्ड जेंट को एल्डिहाइड के साथ रिएक्शन कराते तो ऑलवेज क्या हमारा 2 डिग्री अल्कोहल देता है एक्सेप्ट फॉर्मल्डिहाइड को छोड़ के, और कोई भी कीटोन होगा तो कीटोन ऑलवेज क्या हमारा 3 डिग्री अल्कोहल देता है। तो अब आप देखो फॉर्मल्डिहाइड से क्या बन जाएगा प्राइमरी अल्कोहल, एसिटल्डिहाइड ये भी एल्डिहाइड क्या हमारा सेकेंडरी अल्कोहल, एसीटोन क्या हमारा ये कीटोन है तो कीटोन से हमेशा कितना डिग्री अल्कोहल बनेगा, ये क्या हमारा 3 डिग्री अल्कोहल। और मिथाइल फॉर्मेट है, मिथाइल फॉर्मेट की रिएक्शन जब भी ग्रिनार्ड जेंट के साथ करेंगे तो उससे क्या हमारा एल्डिहाइड बनेगा, ठीक है। अदर देन मिथाइल फॉर्मेट होता तो ऑलवेज क्या हमारा उससे कीटोन बनता है। तो ये देखो एसीटोन, अगर एसीटोन की रिएक्शन हम लोग किसके साथ कर दें, RMgX के साथ, RMgX के साथ, तो ऑलवेज ये क्या देगा, ये क्या हमारा डेल्टा नेगेटिव डेल्टा पॉजिटिव, ये क्या हमारा इलेक्ट्रॉन घिंचा डेल्टा नेगेटिव डेल्टा पॉजिटिव। और ये क्या हमारा कौन सा मीडियम में, मतलब एसिडिक हाइड्रोलाइसिस, जब ये क्या हमारा इसकी हाइड्रोलाइसिस भी करना पड़ेगा। ये CH3 क्या हमारा CH3 ये इसको तो हम R ले हैं ROMgX। अब देखो इसमें हाइड्रोलाइसिस कर देंगे यानी ये क्या हमारा H+ इस पे चले जाएगा, इस पे क्या हमारा ये क्या हमारा डेल्टा नेगेटिव, यहाँ से इस पे क्या जाएगा H+, ये टूट जाएगा, ये CH3 ये क्या R की जगह आप मिथाइल जल कुछ भी लो, ये कितना डिग्री अल्कोहल बन गया 3 डिग्री अल्कोहल, है ना। तो हमारा एसीटोन से ऑलवेज कितना डिग्री अल्कोहल बनेगा हमारा 3 डिग्री अल्कोहल, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग ऑर्गेनिक की क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाँ फिर 39 नंबर क्वेश्चन क्या हमारा ऑर्गेनिक क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन स्ट्रक्चर ऑफ माल्टोज, माल्टोज में कौन से क्या हमारा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होता है ये पूछ रहा है, ठीक है। पहले माल्टोज की बात करें तो माल्टोज क्या हमारा कार्बोहाइड्रेट में एक डाइसैकराइड है और माल्टोज 2 मॉलिक्यूल अल्फा डी प्लस ग्लूकोज से बनता है। तो अब देखो आपको स्ट्रक्चर यानी ये इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको क्या हमारा माल्टोज की स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, और स्ट्रक्चर में अगर आप पहले से पढ़े हुए हैं तो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। 2 मॉलिक्यूल ग्लूकोज अल्फा डी प्लस ग्लूकोज की क्या हमारा रिएक्शन से क्या बन जाता है हमारा माल्टोज बनता था। ये देखो ये क्या हमारा ग्लूकोज है, अब ये देखो ये अल्फा डी प्लस ग्लूकोज, 2 मॉलिक्यूल अल्फा डी प्लस ग्लूकोज
आपस में कंडेंस होगा तो ये क्या बना देगा हमको, माल्टोज बना देगा। ये क्या हमारा अल्फा डी प्लस ग्लूकोज, अल्फा डी प्लस ग्लूकोज। ये दो मॉलिक्यूल अल्फा डी प्लस ग्लूकोज को जब भी हम कंडेंस करेंगे तो इससे क्या बन जाएगा, माल्टोज। माल्टोज क्या हमारा एक डाइसैकराइड है, ठीक है। और जब भी ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज बनता है तो ग्लूकोज के एक तो क्या हमारा 1 नंबर कार्बन की हाइड्रोक्सी ग्रुप आएगा और दूसरे ग्लूकोज का क्या हमारा 4 नंबर कार्बन की क्या हमारा हाइड्रोक्सी ग्रुप आता है, 1 नंबर और क्या हमारा 4 नंबर का। अब जरा आप ये देखो, इसको यहाँ से हम क्या किए, ये इसका हम ले लिए H और इसका क्या ले लिए OH, तो क्या लॉस करा दें हम H2O, और H2O जब लॉस करा दें तो लॉस कराने के बाद आपको जो स्ट्रक्चर मिलने वाला है ये कुछ ऐसा मिल जाएगा। अब ये देखो, ये स्ट्रक्चर अब रिपीट क्या कर रहा है, ये स्ट्रक्चर तो जस्ट क्या हमारा जैसे पहले था वैसे क्या हो गया, ये रिपीट कर गया। ये क्या CH2OH H, ये क्या हमारा H, इधर देखना ये क्या हमारा CH2OH, OH H H OH H OH। अब ये देखो ये स्ट्रक्चर बन गया किसका, हमारा माल्टोज का। ये स्ट्रक्चर किसका बन गया, हमारा माल्टोज का। अब देखो आपको पूछा क्या जा रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन स्ट्रक्चर ऑफ माल्टोज। माल्टोज के स्ट्रक्चर कौन से फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है। पहला ऑप्शन क्या है, 1 कीटल एंड 1 हीमी एसिटल। 1 कीटल, कीटल किसको बोलते हैं, जब एक ही कार्बन पे 2 ईथर ग्रुप लगा हो, एक ही कार्बन कितना ईथर लगा हो, 2, तो ये क्या हमारा, अब ये हो गया एसिटल, ये क्या हो गया हमारा एसिटल। और अगर एल्डिहाइड का बन रहा है तो उसमें क्या H लगा होगा, तो पहला पूछा क्या 1 कीटल, कीटल कब होगा, जब एक ही पे 2 ईथर ग्रुप लगा होगा। देखो इसमें क्या हमारा 2 ईथर लगा हुआ है तो ये क्या हो गया हमारा कीटल, या क्या हमारा हीमी एसिटल है। तो पहला क्या हमारा 1 कीटल और क्या बोल रहा है हीमी एसिटल। उसके दूसरा क्या 2 एसिटल, 2 एसिटल, ये भी गलत है, ठीक है। 1 एसिटल एंड 1 हीमी एसिटल। देखो एसिटल लिंकेज किसको बोलते हैं, जब एक ही कार्बन पे 2 ईथर ग्रुप एल्डिहाइड में आ जाएगा, ठीक है। देखो एक ही कार्बन पे 2 ईथर है तो ये क्या हो गया हमारा एसिटल, क्या हो गया हमारा एसिटल। और एक ही कार्बन पे 1 अल्कोहल हो और 1 ईथर हो, 1 अल्कोहल हो और 1 क्या हो ईथर हो, 1 अल्कोहल और 1 ईथर, तो इसको हम क्या बोलते हैं हीमी क्या हमारा एसिटल, क्या बोलते हैं इसको हीमी एसिटल। एक ही कार्बन पे क्या आ गया 2 ईथर, तो क्या बोले एसिटल। तो ये देखो इसमें क्या हमारा सही जो ऑप्शन जाएगा क्या हमारा 1 क्या हमारा एसिटल लिंकेज है, 1 क्या हमारा हीमी एसिटल है ना। 1 कीटल एंड 1 हीमी कीटल ये भी गलत है, ठीक है। 1 एसिटल एंड 1 कीटल तो ये भी गलत है ना। कीटोन से क्या हमारा कीटल बनता है, तो यानी ये इसका पहचानने की तरीका क्या है, अगर ये देखो एसिटल होगा तो यहाँ पे क्या हमारा H लगा होगा, 2 ईथर के साथ क्या H होगा तो क्या होगा वो एसिटल होगा। यहाँ पे अगर R हो जाता तब क्या होता वो कीटल। तो ये सही ऑप्शन क्या हो गया 1 एसिटल एंड क्या हमारा 1 हीमी एसिटल। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाँ, क्वेश्चन नंबर 44, विच इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट, ग्लूकोज गिव्स लेवोनिक एसिड विथ कंसंट्रेट HCl। सही है, ग्लूकोज पे आप HCl आप डालोगे तो लेवोनिक एसिड किसको बोलते हैं 4 कीटो पेंटेनोइक एसिड का नाम क्या हमारा लेवोनिक एसिड होता है। इसमें HCl जैसे डालेंगे तो क्या हमारा डिहाइड्रेशन हो जाता है और ये रिएक्शन के बाद ये क्या हमारा 4 कीटो पेंटेनोइक एसिड का ही कॉमन नेम क्या होता है लेवोनिक एसिड, 4 कीटो पेंटेनोइक एसिड है ना। 4 कीटो पेंटेनोइक एसिड को क्या बोलते हैं लेवोनिक एसिड। तो ये पहला स्टेटमेंट क्या हमारा सही,
ग्लूकोज गिव कहता है ग्लूकोज गिव सैक्रिक एसिड विथ कंसंट्रेट HNO3, ये भी सही है। जब ग्लूकोज को क्या हमारा ओपन फॉर ग्लूकोज को कंसंट्रेट HNO3 के साथ करेंगे तो ये ग्लूकोज का जो ओपन फॉर ये एल्डिहाइड ग्रुप है, ठीक है, ये इसमें क्या हमारा 5 हाइड्रोक्सी ग्रुप आ गया, ये क्या हमारा CH2 ये क्या हमारा CH2OH। अब इसमें जैसे आप कंसंट्रेट HNO3 डालोगे तो ये क्या हमारा प्राइमरी अल्कोहल भी ऑक्सीडाइज हो जाएगा और एल्डिहाइड भी ऑक्सीडाइज हो जाएगा। ये तो रिपीट कर जाएगा, ऊपर नीचे क्या लग जाएगा हमारा एसिड ग्रुप लग जाएगा और ये क्या बन जाएगा हमारा सैकरिक एसिड बन जाएगा। क्या बन जाएगा हमारा सैकरिक एसिड बन जाएगा। तो ये क्या हमारा ये भी स्टेटमेंट क्या हमारा बिल्कुल सही है। 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो ग्लूकोज गिव के हमारा सैकरिक एसिड विद कंसंट्रेट HNO3 स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ जब भी ग्लूकोज की ऑक्सीडेशन करेंगे, ठीक है, तो एल्डिहाइड भी ऑक्सीडाइज होगा और जो लास्ट का हमारा 6 नंबर की हाइड्रोक्सी ग्रुप है वो भी ऑक्सीडाइज होकर हमारा एसिड में बदल जाएगा, ठीक है। तो ये भी सही है। ग्लूकोज गिव डी ग्लूकोनिक एसिड विथ कंसंट्रेट HCl, ये गलत है। अगर हम क्या ग्लूकोज को कंसंट्रेट HI के साथ रिएक्शन करें तो क्या नॉर्मल हेक्सन देता है, रिडक्शन हो जाता है, ठीक है। तो ये क्या हमारा इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछ रहा था, इसलिए क्या हमारा ये सही है इसका। कंसिडर द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन, ये क्या हमारा रिएक्शन दिया हुआ है, ये नाइट्रो कंपाउंड है, नाइट्रो कंपाउंड पे SNHCl, उससे क्या बना ए पे क्या हमारा एसिटिक एनहाइड्राइड डाला क्या हमारा बी पे क्लोरोसल्फोनिक एसिड डाला क्या हमारा सी पे प्राइमरी अमीन का रिएक्शन हुआ है, फिर उसके डाइल्यूट HCl के साथ हाइड्रोलाइसिस हुआ है तो क्या हमारा डी बना है। तो अब पूछ रहा है द करेक्ट स्ट्रक्चर ऑफ प्रोडक्ट डी क्या होगा, ठीक है। जरा ये देखो क्या हमारे कन्वर्सन टाइप का है। तो पहली बात तो ये क्या हमारा SNHCl अगर ए पे डालेंगे तो ये तो आपको पता है कि क्या बना देगा, ये प्राइमरी एमीन बना देगा, रिडक्शन हो जाएगा। तो रिडक्शन से क्या बन गया हमारा प्राइमरी एमीन बन गया, ये क्या बन गया हमारा प्राइमरी एमीन। अब इस पे क्या किए एसिटिक एनहाइड्राइड की रिएक्शन करवा दिए तो ये क्या हो गया एसिलाइसन रिएक्शन हो गया, ये क्या हो गया हमारा एसिलाइसन रिएक्शन हो गया। तो ये बना देगा एन फिनाइल एसिटामाइड, एसिलाइसन के थ्रू क्या बन जाएगा एन फिनाइल एसिटामाइड, क्या बन गया एन फिनाइल एसिटामाइड। अब एन फिनाइल एसिटामाइड पे ये क्या हमारा क्लोरोसल्फिनेशन किया गया है, ठीक है, ये क्या किया गया हमारा क्लोरोसल्फिनेशन किया गया है, ये देखना ये। अब ये जो जैसे ही क्लोरोसल्फोनिक एसिड दिया हुआ था, ये जस्ट लाइक कि हमारे H2SO4 के साथ जैसे बेंजीन में सल्फिनेशन कराते हैं ना, उसी तरह के रिएक्शन यहाँ भी होगा। तो ये क्या हमारा जैसे कि ये एक्सेस होगा, एक्सेस में ये क्या हमारा एक्सेस ऑफ क्या हमारा क्लोरोसल्फोनिक एसिड होगा। ये देखना ये हम ले लिए 2 मोल, ये कितना मोल ले लिए हम 2 मोल ले लिए। ये इस पे लिखा हुआ नहीं है लेकिन आपको जब भी ये दे तो आप एक्सेस समझना है। जैसे कंसंट्रेट सल्फिनेशन और जब बेंजीन कराते हैं तो वहाँ भी क्या 2 मोल लेते हैं, मतलब एक्सेस हम समझते हैं, ठीक है। अब ये देखो ये यहाँ से क्या हमारा ये इस पे अटैक किया है ना H+, तो ये क्या हमारा टूट जाएगा, इसको तोड़ के हम डायरेक्ट इलेक्ट्रोफाइल बना लिए, क्या हमारा ये बन गया इलेक्ट्रोफाइल। अब ये इलेक्ट्रोफाइल क्या करेगा इस बेंजीन रिंग में पैरा पोजीशन पे हम अटैक करवा दिए। ये बन गया SO2Cl। अब ये क्या बन गया हमारा, यहां तक हम कर लिए, C बना दिए। अब C पे किसका रिएक्शन करवाया जा रहा है RNH2 प्राइमरी एमीन का। अब ये देखो जैसे हिंसपर रिजेंट टेस्ट करवाते हैं ना, जस्ट लाइक वही हिंसपर रिजेंट के जैसा ही यहाँ पे क्या हमारा रिएक्शन होने वाला है। ये क्या हमारा HCl इससे क्या हमारा बाहर निकल गया और ये बना दिया क्या हमारा अब एन फिनाइल एसिटामाइड था ना, एन फिनाइल एसिटामाइड, और इसका रिएक्शन किसके साथ SO2Cl के साथ, ये बन गया SO2N
HR। देखो कैसा बन गया, हिंसफर रिएजेंट के जैसा हो गया। अब इसमें क्या यूज किया गया, डाइल्यूट HCl। तो डाइल्यूट HCl जब यूज करेंगे तो इसका क्या हो जाएगा, हाइड्रोलाइसिस हो जाएगा। डाइल्यूट HCl यूज करेंगे तो ये क्या हो गया हमारा, इसकी हाइड्रोलाइसिस हो गया, यानी एमाइड जो हाइड्रोलाइज हो जाएगा तो ये किस में, एसिड और एमीन में बदल जाएगा कि नहीं, तो ये बदल गया क्या हमारा NH2 एमीन, और ये क्या हमारा नीचे लगा SO2, ये क्या हमारा C है SO2N। ये हिंसफर रिएजेंट के जैसा ये बन गया SO2NHR बन गया, यानी हम लोग का जो ऑप्शन आ रहा है क्या हमारा ए सही है। तो ये क्वेश्चन नंबर 44 था। नेक्स्ट हम लोग ऑर्गेनिक की क्वेश्चन देख रहे हैं। हाँ बच्चों, ये क्वेश्चन नंबर 48, द फार्मूला ऑफ A एंड B ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन सीक्वेंस आर। ठीक है, देखो फ्रुक्टोज दिया है, फ्रुक्टोज पे क्या हमारा HCN की रिएक्शन किया गया। फ्रुक्टोज की आपको स्ट्रक्चर पता होगा, ये क्या हमारा CH2OH। फ्रुक्टोज क्या हमारा कीटो हेक्सोज है, ये क्या हमारा फ्रुक्टोज की स्ट्रक्चर हो गया। देखो इसकी मॉलिक्यूलर C6H12 और O6, ये हो गया ग्लूको फ्रुक्टोज की स्ट्रक्चर। अब फ्रुक्टोज पे नंबर 1 किसका रिएक्शन करवा गया है, HCN का। तो देखो HCN का जैसे रिएक्शन कराएंगे तो ये क्या बन जाएगा, नंबर 1 साइनोहाइड्राइन बना देगा। अब फिर इसका क्या कर रहे हैं, नंबर 2 इसमें हाइड्रोलाइसिस कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, हाइड्रोलाइसिस कर रहे हैं, तो साइनोहाइड्राइन बनेगा। साइनोहाइड्राइन यानी क्या हमारा, इधर ये क्या हमारा, ये तो ऐसे रह जाएगा CH2OH, और इसमें क्या लग गया हमारा, एक OH लगा और दूसरा क्या हमारा CN, ये लगा। अब नंबर 2 इसको क्या कर रहा है जी यार, देखो जैसे हम HCN की रिएक्शन किए तो एक तो क्या हमारा हाइड्रोजन बढ़ गया, ऑक्सीजन वही है, हाइड्रोजन एक इंक्रीज किया है, और अब इसकी नीचे का पोर्शन ऐसे रिपीट कर गया। अब इसको हम क्या किए, फिर अब इसका नंबर 2 हाइड्रोलाइसिस था, तो इसको क्या किया, हाइड्रोलाइसिस कर दिया, साइनाइड किस में बदल जाएगा, एसिड में। तो ये बदल गया क्या हमारा CH2OH, ये क्या हमारा OH, और ये क्या हमारा COH। तो अब जरा ये देखो इसमें ऑक्सीजन कितना ऐड हुआ, तो ये साइनाइड को जैसे हाइड्रोलाइसिस किए तो इसमें क्या हमारा 2 ऑक्सीजन ऐड हुआ है, क्या हमारा 2 ऑक्सीजन ऐड हुआ है, और एक क्या हमारा कार्बन ऐड हुआ है, और हाइड्रोजन टोटल कितना ऐड हुआ है हमारा, तो एक तो पहले ऐड हुआ था, एक हाइड्रोजन है। अब देखो पहले कार्बन कितना था 6, अब इसमें एक कार्बन क्या हो गया है, जैसे हाइड्रोलाइसिस किया तो एसिड में क्या था बना, एक कार्बन और कार्बन कितना बन गया 7। ठीक है, उसके बाद ऑक्सीजन पहले कितना था, हाइड्रोजन पहले कितना था हमारा 12, अब हाइड्रोजन इसमें कितना 2 और ऐड हुआ है, तो कितना C7H क्या आ गया हमारा 14। ठीक है, ऑक्सीजन कितना ऐड हुआ है, तो ऑक्सीजन पहले कितना था हमारे पास 6 ऑक्सीजन, तो क्या हमारा पहले से था ही। अब इसमें ऑक्सीजन का तो ऐड कितना हो गया है, ये 2 ऑक्सीजन क्या हमारा ऐड हो गया, तो ऑक्सीजन कितना हो गया आपका 8, यानी C7H14O8। तो देखो ऐसा ऑप्शन पहले कौन सा आ रहा है, C7H14O8, एक तो ये मिल गया हमको C7H14O8। अब C7H14O8 इसमें भी है। अब दूसरा क्या हमारा NaBH4, अब क्या किया गया हमारा NaBH4 के द्वारा क्या रिडक्शन किया गया है। ठीक है, अब जो फ्रुक्टोज की जब NaBH4 के द्वारा रिडक्शन करोगे तो इससे क्या हमारा ये फ्रुक्टोज का जैसे इस पर हम NaBH4 डालेंगे तो ये बदल जाएगा, अल्कोहल में बदल जाएगा। ठीक है, ये क्या हमारा CH2OH, ये बना देगा सॉरीबिटॉल और माइनटॉल। तो किसी एक को लेके हम चलते हैं। ठीक है, जैसे हम ये ले लिए सॉरीबिटॉल और क्या बना देगा मेंटॉल। अब इस पे जैसे हम क्या करेंगे, अब नंबर 2 क्या किया है NaBH और HI की रिडक्शन करेंगे, तो आपको पता है कि अल्कोहल की जब भी HI के साथ रिडक्शन करेंगे तो उससे क्या बन जाएगा हमारा नॉर्मल हेक्सेन बन जाएगा, क्योंकि इसमें नंबर 1 क्या दिया है NaBH4, नंबर 2 क्या हमारा HI रेड फॉस्फोरस की प्रेजेंस में दिया हुआ है, तो इससे बन जाएगा नॉर्मल हेक्सेन बन जाएगा। क्या बन जाएगा हमारा नॉर्मल हेक्सेन बन जाएगा। अब ये देखो
इसमें HI के साथ क्या किया गया, इसको हीट किया गया, तो ये दे देगा N हेक्सेन, नॉर्मल हेक्सेन। तो नॉर्मल हेक्सेन क्या है, C6H14। तो ऐसा ऑप्शन देखो कौन सा आ रहा है हमारा, ये क्या हमारा C7H14। ये देखो ये C7H14 और क्या हमारा O8, एक तो ये आपका आ रहा है, और दूसरा अभी देखो यहाँ पे क्या आ गया हमारा, अब जैसे रिडक्शन किए तो रिडक्शन में HI रेड फॉस्फोरस के साथ किए तो ये क्या दे देगा, नॉर्मल हेक्सेन, यानी क्या हमारा A। हाँ, ये क्वेश्चन नंबर क्या हमारा 59, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट प्रोड्यूसेस बाय बेंजाइल एमीन, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट प्रोड्यूसेस बेंजाइल एमीन, इसमें कौन सा बेंजाइल एमीन नहीं प्रोड्यूस कर। देखो पहला है बेंजानामाइड, तो बेंजानामाइड तो ये हो गया बेंजानामाइड, बेंजीन पे अमाइड ग्रुप लगा दिए तो ये क्या हो गया हमारा बेंजानामाइड। इसमें क्या डाले हम, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, तो इससे क्या बन गया हमारा बेंजाइल एमीन बन गया, क्या बन गया हमारा बेंजाइल एमीन। दूसरा फिनाइल नाइट्राइल, बेंजो नाइट्राइल का ही दूसरा नाम है फिनाइल नाइट्राइल, तो ये देखो ये क्या हमारा फिनाइल नाइट्राइल हो गया। फिनाइल नाइट्राइल पे लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड डालेंगे तो इससे भी क्या बन जाएगा, बेंजाइल एमीन बन जाएगा। उसका 2 फिनाइल ये क्या हमारा इथाइल आइसोनाइट्राइल, तो देखो ये क्या हमारा, ये फिनाइल आइसोसाइनाइड की 2 फिनाइल इथाइल आइसोसाइनाइड, ये देखिए इसका अगर रिडक्शन करेंगे तो इससे क्या हमारा बन जाएगा, सेकेंडरी अमीन बनेगा, यानी ये तो क्या हमारा गलत है, इससे बेंजाइल अमीन नहीं बनेगा। उसका 2 फिनाइल इथेनामाइड, 2 फिनाइल इथेनामाइड से बन जाएगा 2 फिनाइल इथेनामाइड, ये क्या 2 फिनाइल इथेनामाइड। ये 2 फिनाइल इथेनामाइड, अगर इस पे लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड डालेंगे तो इससे भी क्या बन जाएगा, बेंजाइल एमीन बन जाएगा। तो इसमें पूछ रहा है कि विच नॉट प्रोड्यूस बेंजाइल एमीन, कौन सा बेंजाइल एमीन नहीं देगा, तो ये फिनाइल 2 फिनाइल इथाइल आइसोसाइनाइड से क्या हमारा सेकेंडरी अमीन बनेगा, बेंजाइल एमीन नहीं बनेगा, तो ये क्या हमारा। हाँ, अब नेक्स्ट रिएक्शन है, ये क्या हमारा प्रोपीन दिया हुआ, इससे क्या बनना, नॉर्मल प्रोपाइल अल्कोहल। तो ये देखो फर्स्ट वाले में अगर वाटर के साथ एडिशन करेंगे तो मार्कोनी रूल के अकॉर्डिंग इस पे क्या हमारा H जाएगा, इस पे OH तो बन जाएगा सेकेंडरी अल्कोहल, ठीक है। तो ये तो क्या हमको बन रहा है क्या, प्राइमरी अल्कोहल, तो ये तो गलत हो गया। ऑक्सीमार्कुरेशन डीमार्कुरेशन वाला एग्जाम्पल करेंगे तो इसमें मार्कोनी रूल आएगा, तो इसमें भी क्या हमारा बनेगा हमको सेकेंडरी अल्कोहल, जबकि बन क्या रहा प्राइमरी अल्कोहल, तो ये भी नहीं होगा। B2H6 और क्या हमारा फ्लोटेड बाय H2O2, ये बिल्कुल सही है ना, इसमें एंटी मार्कोनी रूल लगता है। प्रोपीन की क्या हमारा रिएक्शन करें B2H6 BH3, तो पहले क्या हमारा ट्राइअल्काइल बोरेन बना जो क्या हमारा अनस्टेबल होता है, इस पर जैसे H2O2 डाले क्या हमारा ऑक्सीडेशन हुआ, और ऑक्सीडेशन के बाद ये क्या हमारा नॉर्मल प्रोपाइल अल्कोहल बना। तो देखो इस पे CH2 के ऊपर क्या लगा हमारा OH, और जहाँ पे CH था वहाँ पे क्या लगा हमारा H, तो जस्ट क्या हमारा एंटी मार्कोनी रूल के अपोजिट क्या हमारा ये प्रोडक्ट बना है ना। तो ये टॉपिक ऑर्गेनिक का क्या हमारा डिस्कशन फिनिश। अब फिजिकल वाले सर आएंगे, आपको फिजिकल का डिस्कशन करेंगे। तो देखो हम क्वेश्चन नंबर देखेंगे 33, जिसमें पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स आयन हैज 3 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। तो अपने को ज्योमेट्रिकल आइसोमर के बारे में बताना है। तो जैसे अपने को दे रखा है CONH3 का हॉल 4Cl2, तो यदि हम इसमें बना के देखें तो जैसे अपने पास जैसे बना के देखेंगे तो इसमें सेंट्रल एटम कौन है, अपने पास कोबाल्ट है। कोबाल्ट के साथ में यदि अपन जोड़ें तो यदि यहाँ पे देखा अपन ने एक NH3, तो एक सिस बन जाएगा, इसमें एक ट्रांस बनेगा NH3 NH3 और यहाँ पे जाएगा Cl और Cl। तो यदि ये 180 पे आ रहे हैं तो इसके अंदर जो होगा वो होगा अपने पास ट्रांसफॉर्म होगा। दूसरा सिस बनाएंगे तो सिस अपने पास बनेगा CO Cl Cl NH3 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 NH3, तो ये बनेगा अपने पास सिस। यदि 90 पे तो सिस, और यदि 180 पे आ रहा है तो अपने पास बनेगा ट्रांस। और ऐसे सेकंड वाले में देखेंगे तो अपने पास दे रखा है
COH2 का होल ट्वाइस NH3 का होल ट्वाइस En पावर दे रखा है अपने पास 3+ चार्ज दे रखा है, इस पर 3+ दे रखा है। तो इसमें देखेंगे अपने पास अपन AB वाले कॉन्सेप्ट से भी देख सकते हैं कि जैसे फर्स्ट वाला अपने पास A4B2 बन रहा था, तो इसमें एक सिस बनेगा, दूसरा ट्रांस बनेगा। जैसे फर्स्ट में 2 बनेंगे, ऐसे ही अपने पास फोर्थ में भी 2 बनेंगे। और थर्ड वाले में भी देखें तो अपने पास A2B2 टाइप का आ रहा है, इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, इसके भी अपने पास 2 बनेंगे। तो एक तो ऑप्शन जाता है अपने पास सेकंड, और फिर बना के भी देखेंगे तो इसके 3 बनेंगे। कि जैसे कि हमने बनाया इसका तो सेंट्रल एटम, तो इसमें भी क्या होगा, कोबाल्ट होगा अपने पास। और साथ में दे रखा है हमको NH3 H2O और En जो है वो वाइड एंटेड लिगेंड है अपने पास। तो ये बन रहा है, जो इसको अपन देख सकते हैं कि ये बन रहा है अपने पास A2 और B टाइप का बन रहा है अपने पास। तो अब देखेंगे इसमें तो अपने पास A2B टाइप का बन रहा है, तो दोनों अमोनिया जोड़ दिया और एक H2O जोड़ दिया। दूसरा अपने पास जो बनेगा वो बनेगा CO NH3 H2O NH3 और ये बन रहा होगा अपने पास En। तो तीसरा जो बनेगा, तो तीसरा अपन ऐसे रख सकते हैं इसको, तीसरा अपन रख सकते हैं CO NH3 H2O और इधर लगा दें En। अब जो भी बनाएंगे वो अपना रिपीट होगा। इसके अलावा जो भी कहीं भी जोड़ोगे आप, उसके बाद रिपीट हो जाएगा। तो अपने मैक्सिमम इसके कितने बन सकते हैं, अपने पास 3 ज्योमेट्रिकल आइसोमर पॉसिबल हैं। इसके अलावा किसी और के 3 ज्योमेट्रिकल आइसोमर पॉसिबल नहीं है। फोर्थ वाले में देखा तो अपने पास MA2B4 टाइप बन रहा था, या दूसरे वाले देखेंगे, थर्ड वाले ऑप्शन में देखेंगे तो A2B2 टाइप है, तो उसके 2 एक सिस बनेगा, एक ट्रांस बनेगा। ऐसे फर्स्ट के मैंने बना थी दोनों। तो इसके बाद इसके 3 बनेंगे। अब नेक्स्ट पे चलते हैं अपन। Which of the following sequence of reaction not give the color solution or precipitate? रेड कलर सोल्यूशन और प्रेसिपिटेट, मतलब रेड कलर नहीं देना चाहिए। तो फर्स्ट का देखा अपन ने कि FeCl3 है अपने पास। तो FeCl3 को NH4OH से रिएक्ट कराएंगे तो ये बन जाएगा फेरिक ऑक्साइड, फेरिक हाइड्रोक्साइड फॉर्म कर लेगा। फेरिक हाइड्रोक्साइड को फिर हम पर रिएक्ट कराएंगे CH3COO एसिटिक एसिड से, तो ये बना लेगा अपने पास FeOH का होल ट्वाइस CH3COO और ये होगा अपने पास रेड कलर का। ये होगा बनेगा अपने पास रेड कलर। दूसरा देखेंगे अपन तो अपने पास होगा NiCl2 है, H2S से रिएक्ट कराएंगे इसको, तो ये बनाएगा अपने पास NiS बना लेगा, सोडियम सल्फेट। तो NiS बना लेगा और फिर हम इसको रिएक्ट कराएं DMG से, तो DMG से रिएक्ट कराएंगे तो ये बना लेगा अपने पास NiDMG का होल ट्वाइस 2-। तो इसका जो कलर होता है वो होता है चेरी रेड, चेरी रेड कलर होगा। नेक्स्ट है अपने पास PbCl2 है, तो PbCl2 जो है वो बना लेगा PbS, जो ब्लैक कलर का बनेगा अपने पास। PbS है जो ब्लैक कलर का बनेगा। फिर अपन HNO3 से रिएक्ट कराएंगे तो ये बना लेगा PbNO3 का होल ट्वाइस। फिर Na2CrO3 से कराएंगे तो ये बना लेगा PbCr। ये बना लेगा PbCrO4। तो
PbCrO बनाएगा तो ये होगा अपने पास येलो कलर का, जो PPT फॉर्म होगा वो येलो कलर का होगा, इसलिए उसने रेड कलर के बारे में पूछा है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो जाएगा अपने पास थर्ड। FeCl3 को रिएक्ट कराओगे तो ये फिर अपने पास फेरिक हाइड्रोक्साइड बनाएगा, NH4 NaCN से कराएंगे तो ये बनाएगा अपने पास FeSCN +2 चार्ज होगा इस पे, फेरिक थायोसल्फेट होगा अपने पास, तो फेरिक थायोसल्फेट जो होता है वो रेड कलर का होता है अपने पास, तो ये भी जो फॉर्म करेगा वो भी रेड कलर का फॉर्म होगा अपने पास, तो आंसर जाएगा अपना थर्ड इसका। नेक्स्ट है नाइट्रोजन एग्जिस्ट एज N2 बट फॉस्फोरस एग्जिस्ट एज P4, दिस इज ड्यू टू, तो इसका देखेंगे पहले आंसर के ट्रिपल बॉन्ड एग्जिस्ट बिटवीन फॉस्फोरस एटम, तो उसमें फॉस्फोरस एटम में ट्रिपल बॉन्ड एग्जिस्ट नहीं करेगा। नेक्स्ट है P बॉन्ड इज वीक इन P4, तो इसके लिए ये सेकंड वाला ऑप्शन सही है। फिर आगे देखें P बॉन्ड इज वीक इन N2, इसकी जगह स्ट्रॉन्ग होता है तो अपने पास ये भी ऑप्शन सही हो जाता है, लेकिन वीक है। मल्टीपल बॉन्ड फॉर्म इजीली, तो वो मल्टीपल बॉन्ड इजीली फॉर्म नहीं करता है, तो इसलिए 35 में आंसर जाएगा अपने पास सेकंड। अब क्वेश्चन नंबर देखेंगे 37, तो 37 जो क्वेश्चन है वो अपने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से है, तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में देखेंगे अपने पास जो कॉलरॉस होता है अपने को उसके बारे में पूछ रहे हैं, तो उसमें दे रखा है λm0 फॉर NaCl HCl एंड Na are 126.4, 425.9 and 100.5 respectively if the conductivity of 0.01 molar Ha is 5 × 10⁻⁻5, then what will be the degree of dissociation of Ha पूछ रहा है। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जो निकालते हैं अपन इसके अंदर, तो अल्फा कैसे निकालते हैं, अल्फा जो निकालते हैं तो अल्फा निकालने के लिए अपन क्या करते हैं, λm0/λm, तो λm0/λm आएगा अपने पास, तो अपन सबसे पहले λ0m देखते हैं। तो λ0m कैसे निकालोगे कि उसमें NaCl दे रखा है, HCl दे रखा है, Na दे रखा है, तो जब λm Ha के लिए लिखोगे जो λ0 होगा अपने पास, λ0 Ha के लिए लिखोगे तो λ0 जो होगा नॉट H प्लस λ0 A माइनस आएगा। अब अपने पास इसकी वैल्यू तो दे नहीं रखी है कि H प्लस की और A माइनस की अलग से, तो अपने को NaCl दे रखा है, HCl दे रखा है और Na दे रखा है, तो अपने को इस तरीके से जोड़ना है, क्योंकि λ0 NaCl के लिए लिखोगे तो λ0 NaCl क्या बनेगा अपने पास, λ0 Na प्लस λ0 Cl माइनस, इसको इक्वेशन फर्स्ट दे देते हैं, λ0 HCl, तो HCl से जो बनेगा λ0 H प्लस बनेगा और λ0 Cl माइनस बनेगा, इक्वेशन सेकंड दे देते हैं इसको। तीसरा λ0 है अपने पास NaA, इसका ब्रेक करोगे तो λ0 Na प्लस, दूसरा बनेगा λ0 A माइनस, इसको इक्वेशन थर्ड दे देते हैं। तो इन तीनों इक्वेशन को अपने को ऐसे ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है कि अपने पास Ha प्लस और λ0 A माइनस आ जाए। तो इसके लिए लिखोगे तो अपने पास क्या बनेगा कि यहां से देखोगे तो अपने पास इक्वेशन सेकंड और थर्ड को जोड़ देते हैं और फर्स्ट को माइनस कर देते हैं। तो फर्स्ट को माइनस करोगे तो देखो Cl से Cl कट जाएगा, सोडियम से सोडियम कट जाएगा, तो H, तो अपने पास देखो कि फर्स्ट NaCl के लिए कितना दे रखा है, NaCl दे रखा है अपने को 126 पॉइंट तो ये दे रखा है अपने को सेकंड वाली इक्वेशन है, तो सेकंड इक्वेशन पे अपने पास HCl, तो HCl दे रखा है अपने को 425.9 प्लस थर्ड दे रखा है अपने को 100.5 माइनस
और फर्स्ट दे रखा है अपने को 126.4। तो अब यहां देखेंगे तो ये हो जाएगा अपने पास 100.5, तो 526.4 माइनस 126.4, तो ये आ जाएगा अपने पास 400। तो अपने पास जो लैम्डा नॉट है वो आ गया अपने पास 400। अब लैम्डा नॉट 400 आ गया अपने पास। अब लैम्डा एम निकालना है, तो लैम्डा नॉट एम तो आ गया अपने पास एच ए का। अब अपने को निकालना है लैम्डा एम। तो लैम्डा एम कैसे निकालोगे कि लैम्डा एम इक्वल टू जो होगा वो होगा के इंटू कंडक्टिविटी इंटू 1000 अपॉन मोलरिटी। तो अब देखेंगे कि के का वैल्यू जो दे रखा है वो है अपने पास के कंडक्टिविटी गिवन है अपने को 10 टू द पावर -5 इंटू 1000 वाई मोलरिटी अपने पास 0.001। कंडक्टिविटी जो है अपने पास वो है 5 इंटू 10 टू द पावर -5। तो जो लैम्डा एम आ जाएगा जो आएगा अपने पास, यहाँ से पॉइंट हटाओगे तो यहाँ 3 जीरो और बढ़ जाएंगे, तो ये बन जाएगा अपने पास, इसे 10 टू द पावर 6 लिख सकते हैं। तो 5 इंटू 10 टू द पावर -5 इंटू 10 टू द पावर 6। तो जो लैम्डा एम है वो आ जाएगा अपने पास, तो जो अल्फा है वो आ जाएगा अपने पास 50/, ये आ जाएगा 50/400। 0 से 0 कट जाएगा, जी कटेगा 8 टाइम्स। तो जो अल्फा है वो आ जाएगा अपने पास 1/8। तो 1/8 को देखो तो आएगा 0.125, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हो आप 125 इंटू 10 टू द पावर -3। तो ये अपने पास डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जो होगा 125 इंटू 10 टू द पावर -3 हो जाएगा। तो अब देख लेंगे अल्फा इक्वल टू लैम्डा एम नॉट अपॉन लैम्डा एम होगा, या फिर इसको इन्फिनिटी नाम दे दो, तो ये लैम्डा नॉट इन्फिनिटी निकल जाएगा यहाँ से। ये पूरा का पूरा जो होगा वो लैम्डा नॉट इन्फिनिटी होगा। तो यहां से देखोगे तो लैम्डा एम जो नॉट है वो यहां से निकल के आ जाएगा अपने पास, तो वो कितना है 50 है। और अल्फा कैसे निकालते हैं, लैम्डा एम नॉट अपॉन लैम्डा इन्फिनिटी। तो इस पे जो वैल्यू आ रही है उसको डिवाइड कर देंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन आ जाएगा। तो इसका आंसर जाएगा अपने पास फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो विच ऑफ द स्टेटमेंट इज करेक्ट है, तो फर्स्ट है अपने पास द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ क्रोमियम इज, सॉरी ये पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट बताना है। तो द एलिमेंट कॉन्फ़िगरेशन ऑफ क्रोमियम इज AR3D54S1। तो फर्स्ट वाला तो करेक्ट है अपने पास। सेकंड पूछ रहा है कि द मैग्नेटिक क्वांटम नंबर में हैव अ नेगेटिव वैल्यू। हाँ, तो जो अपने पास मैग्नेटिक क्वांटम नंबर होती है वो +- होती है, तो इसलिए ये नेगेटिव हो सकती है। थर्ड है इसमें पूछ रहा है इन सिल्वर एटम 23 इलेक्ट्रॉन्स हैव स्पिन ऑफ 1 टाइप एंड 24 ऑफ द अपोजिट टाइप। जो सिल्वर होता है वो 47 पे आता है, और 47 पे देखोगे तो जो इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन आएगा उसका 23 और 24 का ही आएगा, मतलब डिफरेंट तरीके से भर जाएंगे। 23 का जो स्पिन होगा यदि एंटी क्लॉकवाइज तो 24 का क्लॉकवाइज स्पिन होगा, तो ये भी सही है अपने पास। द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ नाइट्रोजन इन HN3, यदि अपन यहां से HN3 में नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर देखेंगे तो X इक्वल टू यहां से आएगा -1/3, तो ना कि -3। -3 जब होता है जब अपने पास NH3 होता है, HN3 दे रखा है तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे तो आएगा अपने पास -1/3। तो इसका आंसर जाएगा अपने पास फोर्थ, क्योंकि इनकरेक्ट अपने पास फोर्थ है इसका। नेक्स्ट है कि देयर आर सम स्टेटमेंट रिगार्डिंग द पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। अपने को इन ऑप्शंस में से बताना है कि कौन से करेक्ट हैं, वो पीरियोडिक टेबल से रिलेटेड बताना है। नॉन मेटालिक एलिमेंट्स आर लेस इन नंबर देन मेटालिक एलिमेंट्स। तो आप देख सकते हो कि S ब्लॉक है, D ब्लॉक है और F ब्लॉक है, P ब्लॉक में भी कुछ एटम्स होते हैं वो मेटल्स के फॉर्म में मिलते हैं, जबकि नॉन मेटल जो होते हैं वो अपने पास P ब्लॉक में ही होते हैं ज्यादातर। तो फर्स्ट वाला तो सही है।
क्योंकि जो नॉन मेटालिक एलिमेंट होंगे वो लेस देन होंगे किससे, मेटालिक एटम से। सेकंड बी वाला देखोगे, द फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ द एलिमेंट जनरली इंक्रीज विद द इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर एज वी गो अलोंग अ पीरियड। तो अपन जैसे पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो जैसे जैसे एटॉमिक नंबर इंक्रीज होता है उसके साथ में अपनी आयोनाइजेशन एंथैल्पी भी इंक्रीज होती है। तो ये भी सेकंड वाला जो स्टेटमेंट है वो भी अपने पास सही है। थर्ड बोल रहा है कि फॉर द ट्रांजिशन एलिमेंट 3d ऑर्बिटल आर फिल्ड विद इलेक्ट्रॉन आफ्टर 3p ऑर्बिटल एंड बिफोर 4s ऑर्बिटल। तो आपको पता है कि जो 3p के तो बाद में भरा जाएगा, लेकिन आपने देखा कि 4s से के बाद में 3d में इलेक्ट्रॉन भरा जाता है कि ना कि 3p के और 4s के बीच में। 4s के बाद में इलेक्ट्रॉन भरा जाता है 3d में, इसलिए ये ऑप्शन तो अपना क्या हो जाएगा, गलत होगा। तो इसलिए इसमें आंसर देख लो अपने पास ए और बी, तो ए और बी है अपने पास फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ आयनिक रेडियस ऑफ सी एल ए पी एम एंड बाई यूटेरियम इन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट इज। तो देखो बेटा इसमें जो यूटेरियम है वो +3 स्टेट में, तो आपने देखा कि एफ ब्लॉक में अपन यदि लेफ्ट टू राइट की तरफ मूव कर रहे हैं लेंथेनॉइड सीरीज में, लेंथेनॉइड सीरीज में लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हैं तो जो अपने पास जो रेडियस होती है वो डिक्रीज होती जाती है। अब +3 चार्ज है तो जिसमें सबसे ज्यादा किसकी होगी अपने पास, एल की होगी, क्योंकि सबसे पहले आएगा, फिर सीरियम आएगा, फिर पीएम आएगा, फिर यूटेरियम आएगा। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन ही अपने पास करेक्ट है। पर आपको ध्यान रखना है यूरोपियम का, कि यूरोपियम की यदि उसका कोई चार्ज नहीं दे रखा है, न्यूट्रल फॉर्म में दे रखा है, तो यूरोपियम की इस लेंथेनाइट सीरीज में सबसे ज्यादा होती है, लगभग 200 पिकोमीटर के आसपास, 199 पिकोमीटर होती है। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है कि यदि कोई भी चार्ज नहीं दे रखा है और इस पर चार्ज आने के बाद में जो अपने पास जेड इफेक्ट होता है वो वर्क करता है, इसलिए अपने पास सबसे ज्यादा किसकी होगी, लेंथेनियम की, सीरियम की होगी, प्रोथनियम की होगी और उसके बाद यूटेरियम की होगी। तो इसलिए अपना आंसर जो जाएगा वो जाएगा फर्स्ट। नेक्स्ट देखेंगे, कंसीडर द फॉलोइंग सीरीज ऑफ द रिएक्शन। तो फर्स्ट बोल रहा है कि KOH से रिएक्ट करने के बाद कोई गैस है जो रेड लिटमस को ब्लू कर देती है, तो अपने को कोई एसिडिक गैस चाहिए, वो ये तो अपने पास रेड को ब्लू करेगी। दूसरे में दे रखा है जिंक प्लस KOH से कोई बी गैस बनती है, और फिर बोल रहा है कि हीट है अपने पास जिसे गैस पर डज नॉट सपोर्ट कंबशन। तो अपन देखें बेटा कि जितने भी अपने पास अमोनियम नाइट्राइट होती है, जैसे कि अपने को दे रखा है NH4NO2, तो इसको यदि अपन KOH के साथ में रिएक्ट करा दें, KOH के साथ में रिएक्ट कराएंगे तो एक तो अमोनिया बना लेगा और साथ में जो दूसरा बनाएगा एक KNO2 बनाएगा, और जो तीसरा बनाएगा अपने साथ तो इसके साथ में पानी, वाटर क्या हो जाएगा, साथ में वाटर बनेगा। अब यहाँ पे जो गैस है वो कौन सी गैस है अपने पास, अमोनिया है, तो ये अपने पास कौन सा बन जाएगा अपने पास, बी जो गैस बनेगी वो तो कौन सी होनी चाहिए अपने पास, अमोनिया। दूसरा बेटा अपन जो KNO2 है उसको रिएक्ट कराएं किससे, Zn प्लस KOH से। KOH से रिएक्ट कराएंगे तो यहाँ पर रिएक्ट कराने के बाद जो फॉर्म होगा अपने पास, एक तो अमोनिया फॉर्म होगा और इसके साथ में नेसेंट हाइड्रोजन देता है। ये क्या देगा, नेसेंट हाइड्रोजन देगा। तो नेसेंट हाइड्रोजन देने के कारण इसके साथ में जो गैस बनेगी वो N2 भी साथ में बनेगी। तो जो अपने पास B है वो तो बन जाएगा अपने पास अमोनिया, C बन जाएगा अपने पास KNO2, और जब KNO2 को अपन हीट करेंगे तो यहां पर जो गैस बनेगी इसके साथ में एक नाइट्रोजन गैस बनेगी, क्योंकि Zn प्लस KOH जो है वो एक नेसेंट हाइड्रोजन जनरेट करेगा, और नेसेंट हाइड्रोजन जनरेट करने के बाद में यहाँ पे N2 गैस बन जाएगी। जो गैस बनेगी वो डज नॉट सपोर्ट कंबशन। तो ये वाली गैस जो होगी वो क्या नहीं करेगी, कंबशन को सपोर्ट नहीं करेगी, N2 गैस। तो ये बनेगा अपने पास। तो इसका आंसर जाएगा, देख लें पहले, बी में तो अमोनिया फॉर्म हो रहा है तो दो ही ऑप्शन में आ रहे हैं, और सी में KNO2 बन रहा है और हीट कर रहे हैं, तो अपने पास जो ए बन रहा है वो कौन सा होगा अपने पास, NH4NO2, तो अमोनियम नाइट्रेट। तो इसका आंसर जाएगा अपने पास सेकंड। द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ Ni2+ इज 4। तो कोऑर्डिनेशन नंबर तो क्या रहना चाहिए अपना, 4 रहना चाहिए। और बोल रहे हैं कि द IUPAC नेम ऑफ A and B आर,
तो यहाँ पे इसको रिएक्ट कराओगे Ni से, तो Cn तो एक्सिस में है, तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनाएगा बेटा वो बना लेगा K Ni Cn का होल 4। दूसरा जो बनाएगा बेटा ये बना लेगा अपने पास Ni Cl का होल 4 2 माइनस। तो फर्स्ट वाले में देखें तो क्या बनेगा अपने पास पोटेशियम टेट्रासाइनो निकलेट, क्योंकि पोटेशियम पे तो प्लस चार्ज आएगा, इस पर कैसा जा रहा है वो अपने पास नेगेटिव चार्ज आ रहा होगा। तो पहले जो नाम लिखते हैं आईपीएससी नेम जो लिखते हैं वो पहले अपन कैटायन का लिखते हैं, फिर उसके बाद अनायन का लिखते हैं। तो कैटायन में कौन बन रहा है अपने पास पोटेशियम, तो पोटेशियम टेट्रासाइनो पोटेशियम आ जाएगा। उसके बाद नेगेटिव का लिखेंगे तो उसमें लिगेंड पहले लिखते हैं, तो लिगेंड पे कितना आ रहा है 4, तो टेट्रासाइनो बन जाएगा। और निकल यदि नेगेटिव चार्ज आ रहा है तो AT लग जाता है तो निकलेट बन जाएगा। और ऑक्सीडेशन नंबर देखेंगे तो इसका +2 उसने पहले भी बोल रखा है, तो कोई दिक्कत नहीं है देखने की। तो सेकंड वाला ऑप्शन तो जाएगा ही नहीं क्योंकि उसमें टेट्रा दे रखा है, थर्ड वाले में भी टेट्रा दे रखा है और फोर्थ वाले में भी टेट्रा निकलेट दे रखा है, क्योंकि इसमें निकल दे रखा है, निकल तो आएगा ही नहीं, निकलेट आएगा। तो अपने पास सेकंड ऑप्शन भी नहीं जाएगा, इसका थर्ड भी नहीं जाएगा और फोर्थ भी नहीं जाएगा। कौन सा ऑप्शन जाएगा अपने पास फर्स्ट जाएगा। ऐसे ही फोर्थ वाले का इसका लिखेंगे तो अपने पास क्या बन जाएगा टेट्राक्लोरो निकलेट बनेगा। तो इसलिए अपने पास जो आंसर जाएगा वो फर्स्ट जाएगा इसका। आईपीएससी नेम कभी भी लिखते हैं तो पहले कैटायन का लिखा जाएगा, उसके बाद में हम अनायन का नाम लिखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने को दे रखा था आईपीएससी नेम ऑफ FeO2 Cn का होल 4 Cl4 माइनस एज। तो अब यहाँ से कई बच्चों को ये पता नहीं लगेगा कि इसमें ऑक्साइड ले रहे हैं अपन, सुपर ऑक्साइड लें कि पर ऑक्साइड लें। तो अब देखो किसी भी ऑप्शन में अपने को जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो सेकंड ही दे रखा है सभी का, तो यहाँ से ऑक्सीडेशन नंबर निकाल के देख सकते हो कि Fe का ऑक्सीडेशन नंबर सेकंड कब आ रहा है। इसको ऑक्साइड लेने पा रहा है कि पर ऑक्साइड लेने पा रहा है कि सुपर ऑक्साइड लेने पा रहा है। यदि आप ऑक्साइड लेते हो तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना -4 और -4 -8 तो +4 सॉरी -4 और -4 ये हो जाएगा -8 और -9, तो ये आएगा +5 में, लेकिन यहाँ पे सेकंड ही दे रखा है। नेक्स्ट देखोगे कि इसको अपन ऑक्साइड लेते हैं तो -2 -6 -7 तो ये इधर जाएगा तो ये +3 में आएगा, तो +3। सुपर ऑक्साइड लेते हैं अपन तो यहाँ पे माइनस हाफ लेंगे तो 1 और 4 हो जाएगा अपने पास 5 और 1 माइनस का 6 उधर जाएगा तो प्लस का 6 हो जाएगा तो +2 मारा है। तो ये कैसा होगा अपने पास सुपर ऑक्साइड होगा। तो अपने को ये पता लग गया कि ऑक्साइड है कि सुपर ऑक्साइड है कि पर ऑक्साइड है। तो ये अपने पास क्या बनेगा बेटा सुपर ऑक्साइड बनेगा। तो अब देखो इसमें सुपर ऑक्साइड वाले आंसर कितने दे रखे। फर्स्ट में देखो क्लोरो टेट्रा साइनो डाई ऑक्सोफेरेट दे रखा है, फिर साइनो परऑक्सो दे रखा है, सुपर ऑक्सोफेरेट सेकंड आयन जो दे रखा है वो दे रखा है अपने को थर्ड में। वैसे भी नाम लिखोगे तो पहले किसका लिखा जाएगा लिगेंड का, तो लिगेंड में देखोगे तो अपने पास क्लोरो है एक में साइनो है, तो अल्फाबेटिकली देखें तो क्लोरो पहले आएगा तो क्या आएगा अपने पास क्लोरो टेट्रा साइनो सुपर ऑक्सो फेरेट, और नेगेटिव है तो अपने पास क्या लग जाएगा AT लग जाएगा, फेरिक की जगह क्या आ जाएगा अपने पास फेरेट आ जाएगा। इसलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अपन when N2 is converted into N2 plus, यहाँ पे N2 plus है ये O2 plus है, then the bond strength respectively। अब N2 जो है इसमें इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे 14 जो N2 होता है, और यदि अपने पास N2 plus तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा तो इसमें इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे 13। दूसरा O2 है अपने पास तो O2 में इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे अपने पास 16 और O2 प्लस है तो इसमें इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे अपने पास 15। तो यहां से देख सकते हो कि जैसे 14 है तो इस पर बॉन्ड ऑर्डर 3 होगा, या फिर ऐसे भी देख सकते हो आप 1/2 2 2 6 6 सॉरी तो आप इसको ऐसे भी देख सकते हो 2 2 6 6। तो बट आपको ये मेथड जब एप्लीकेबल करना है कि पहले ये कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद इलेक्ट्रॉन आगे बढ़ना है, जब तक ये कंप्लीट नहीं होगा आगे इलेक्ट्रॉन नहीं बढ़ना है। तो जैसे इसमें 14 इलेक्ट्रॉन है, 14 इलेक्ट्रॉन पर भरेगा तो 2 2 2 और 2 8 और 6 कितना हो जाएगा अपने पास 14। तो 14 इलेक्ट्रॉन भर दिए तो 14 भरोगे तो बॉन्ड ये बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन होंगे और ये एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन होंगे। तो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन बाई 2 कर देते हैं, तो यहाँ पे जो बॉन्ड ऑर्डर होगा हाफ, बॉन्ड ऑर्डर निकालोगे तो हाफ बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग।
तो यहां से देखोगे कि कितना आ रहा है अपने पास 10 माइनस 4 करोगे 10 माइनस 4/2, तो ये आ जाएगा अपने पास 6/2, तो ये आ जाएगा 3। इसमें 13 इलेक्ट्रॉन है तो 13 भरोगे तो ये आएगा अपने पास 2 2 2 और 2 8 भर गए, यहाँ पे 5 और यहाँ कितना आएगा 0। तो यहाँ से देखोगे इसका तो जो बॉन्ड ऑर्डर आएगा वो आएगा अपने पास, इधर आ रहे हैं 9 और 4, तो ये आ जाएगा 5/2, तो ये आएगा 2.5। ऐसे ही ऑक्सीजन का देखते हैं अपन, 2 2 2 2 8 भर दिए, यहाँ कितना आ जाएगा अपने पास 6 और कितने बच गए अपने पास 14 और 2। तो जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है वो तो कितने आ रहे हैं मेरे पास 10, एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने आ रहे हैं 6, तो ये कितना आ जाएगा मेरे पास 4/2, तो ये रह गया अपने पास बॉन्ड ऑर्डर आएगा इसका 2। यदि बॉन्ड ऑर्डर देखते हैं O2 का, तो O2 का जो बॉन्ड ऑर्डर आएगा वो आएगा अपने पास 2 2 2 2 8 भर गए, इसमें 6 और इसमें आएगा 1। तो जो बॉन्ड ऑर्डर आएगा अपने पास O2 प्लस का, तो ये आएगा अपने पास 10 माइनस 5, तो ये आएगा 5/2, तो ये आ जाएगा अपने पास 2.5। अब यहां से आप देख सकते हो किसी का भी बॉन्ड ऑर्डर, तो ये बॉन्ड ऑर्डर देखा तो यहां पे देखो ये 3 था और ये कितना बन रहा है 2.5, तो N2 का तो क्या हो रहा है डिक्रीज हो रहा है, तो डिक्रीज अपने पास सेकंड और फोर्थ ऑप्शन में, तो अपने पास ना तो फर्स्ट होगा और ना ही थर्ड होगा। इसके अलावा या तो सेकंड होगा या फिर फोर्थ होगा N2 के अकॉर्डिंग। तो अब O2 के अकॉर्डिंग देखते हैं, तो O2 का तो कितना आ रहा है 2, लेकिन O2 प्लस का कितना आ रहा है 2.5, तो इंक्रीज हो रहा है। तो फर्स्ट में तो दोनों ही डिक्रीज हो रहे हैं, तो आंसर कौन सा जाएगा अपने पास फोर्थ आंसर जाएगा अपना, क्योंकि पहले नाइट्रोजन का तो क्या हो रहा है डिक्रीज और ऑक्सीजन का क्या हो रहा है बढ़ रहा है। तो इससे आप एंटी बॉन्डिंग बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन भी देख सकते हो, इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन भी भर सकते हो। तो यहाँ से देख सकते हो आप किसी का भी कि बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे। अब अपने पास न्यूमेरिकल वैल्यू टाइप क्वेश्चन, तो इंटीजर वाले क्वेश्चंस हैं, तो इंटीजर वाले क्वेश्चंस पे देखते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर है 51, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विल हैव मैग्नेटिक क्वांटम नंबर m = 0 इन Fe3+ आयंस इज। तो अपने पास जो Fe+3 है, Fe आता है 26 पे, +3 दे रखा है, तो इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन जा चुके हैं, इसके अंदर से जो इलेक्ट्रॉन है वो 3 इलेक्ट्रॉन जा चुके हैं, तो कितने 23 इलेक्ट्रॉन से कॉन्फ़िगरेशन भरोगे तो कैसे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, यहां तक 18 इलेक्ट्रॉन भर चुके हैं अपन। इसके बाद 2 इलेक्ट्रॉन तो s में से, 1 इलेक्ट्रॉन d में से गया होगा, तो यहाँ कितने रह गए होंगे 3d5। वैसे कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है इसका 4s2 3d6, तो आउटर मोस्ट सेल से हमेशा इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं डोनेट होते हैं, तो 2 s से और 1 d से, तो d में कितने रह गए अपने पास 5। अब बोल रहा है कि क्वांटम नंबर m = 0 होना चाहिए, तो एक तो s के लिए m = 0 होता है, s के लिए m = 0 होगा, और p में देखेंगे तो p में अपने पास 3 क्वांटम नंबर्स होते हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, तो ये तो 0 फिक्स होगा, ये माइनस, तो ये +1 होगा। तो यहां से देखें कि इसमें 6 इलेक्ट्रॉन है, तो m = 0 पे अपने पास कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं इसमें 2, यहां से कितने आ रहे हैं 2, यहां से भी कितने हैं 2 यहां से होंगे अपने पास, 3p6 में भी कितने होंगे 2, d में भी देखेंगे तो d में कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं अपने पास 10 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। तो पहले तो एक इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा, उसके बाद क्या होगा पेयरिंग स्टार्ट होगी। तो इसमें भी देखोगे तो ये बीच वाला होता है, ये m = कितना होता है 0, इधर -1 -2, तो इधर +1 और +2, तो एक इलेक्ट्रॉन यहां से भी आ रहे हैं। तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए अपने पास 2 4 6 10 और 11, तो इसका जो आंसर होगा अपने पास टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने आ रहे होंगे इसमें Fe आयंस होंगे, वो कितने होंगे बेटा अपने पास 11 होंगे। तो इसमें यही देखना है आपको कि ऐसा नहीं है कि यहाँ से m = 0 केवल s वालों के लिए होगा, p में भी हो सकता है कि m = 0, क्योंकि इसमें 3 ऑर्बिटल्स होते हैं और वैल्यू क्या होती है p के लिए, l की वैल्यू 1 होती है, तो m = कितना होता है +-1 हो जाएगा, या फिर +-l होता है तो l की वैल्यू 1 है, तो 3 जीरो होंगी, +1 0 और -1, तो इसलिए इसका जो आंसर होगा वो होगा अपने पास 11। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। अ रेडियोएक्टिव सब्सटेंस है डेके इन द सच अ वे दैट इज amount decrease from initial value of 80 dpm to 40 dpm in 40 minutes. The number of atoms of radioactive substance present initially in the sample are approximately. तो यहाँ से डेके वाले जो क्वेश्चन आए रेडियोएक्टिव वाले, ज्यादातर जो अपन केमिकल काइनेटिक्स फर्स्ट ऑर्डर पढ़ते हैं उसी की तरह क्वेश्चंस होते हैं। यदि यहाँ पे पहले मैं डेके कांस्टेंट निकाल दूं लैम्डा, तो लैम्डा जो होता है वो होगा 0.693/10
टी हाफ। तो यहां पर जो 0.693 बाई टाइम कितना दे रखा है अपने को 40 मिनट्स दे रखा है। तो ये तो क्या आ गया अपने पास लैम्बडा की वैल्यू आ गई। अब उसने पूछा कि इनिशियल, तो इनिशियल एक्टिविटी कितनी है अपने पास, तो इनिशियल कितना था 80 डीपीएम था कि नहीं, तो यहां कितना आ जाएगा बेटा अपने पास 80 या फिर इनिशियल, तो एक्टिविटी देख सकते हो इसका, तो एक्टिविटी होगी वो होगी अपने पास, एक्टिविटी इनिशियली होगी जो होगी लैम्बडा एन नॉट। तो अपने पास लैम्बडा कितना है, इनिशियल एक्टिविटी कितनी है अपने पास, इनिशियल एक्टिविटी है 80, लैम्बडा कितना है अपने पास 0.693 बाई 40 इंटू क्या आ जाएगा अपने पास एन नॉट। तो एन नॉट की वैल्यू निकालेंगे यहां से, तो एन नॉट की वैल्यू आ जाएगी अपने पास 80 इंटू 40 बाई 0.693। अब 0.693 होगी, तो अब इसे सॉल्व करेंगे अपन आगे, तो ये बन जाएगा अपने पास 3200 और ये आएगा अपने पास 0.963। तो इसको मैं 0.693 है, तो इसे पॉइंट हटाऊंगा तो ऊपर 10⁻³ लिख सकता हूं। तो यहां देखते हैं 3200, ये कितना है 693 है, तो करीबन 5 टाइम्स जा रहा होगा। तो 5 पे देखोगे तो 5 3 जा 15, 45 16, 5 टाइम्स नहीं जा रहा है। तो अपन देखते हैं 4 से, तो जब 4 से देखोगे आप तो 4 3 जा 12, 4 9 जा 36, 37 और 24 और 3 27, ये 8 9 में से 7 जाएगा तो 2 और 11 में से तो 428 पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ा देंगे तो फिर अपने पास ये जाएगा करीबन 6 टाइम। तो 6 3 जा 18, 55 और 6 6 जा 36, 36 और 5 41। तो ये आ जाएगा अपने पास 8 3 सॉरी तो ये माइनस करोगे तो ये आ जाएगा अपने पास 2 1 1। तो एक पॉइंट तक और देख लेते हैं, यहाँ 0 लगा दें तो ये आ जाएगा अपने पास 4.6। तो इसे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा अपने पास 4610। तो इसका आंसर होगा जो आ जाएगा अपने पास 4610। तो एक बार कैलकुलेशन में हल्का फुल्का, वैसे तो कहीं गलती हुई नहीं है पर हो तो देख लेना आप, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर है 53 अपने पास। तो 53 नंबर क्वेश्चन में देखेंगे अपन, तो यहाँ पे जो लिखा हुआ है 3.45 × 10⁻² किलोजूल पर मोल जनरेट कंबशन ऑफ, यहाँ पे 1 ग्राम है, 2 ग्राम की जगह जो आंसर है वो है अपने पास 1 ग्राम। तो 2 ग्राम लेके नहीं करना है इसको, क्वेश्चन को थोड़ा सा करेक्शन है इसमें। तो 1 ग्राम ऑफ ग्रेफाइट पाउडर एज किलोजूल में बताना है अपने को। तो यहाँ देखो पर मोल लिखा हुआ है, तो 1 मोल में ग्रेफाइट जो होगा कार्बन का होगा तो 12 ग्राम। तो 12 ग्राम में जो कंबशन के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट है 3.45 × 10⁻² किलोजूल है। तो 1 ग्राम के लिए कितनी होगी अपने पास, इस 100 इंटू मल्टीप्लाई कर देंगे तो 345/12 किलोजूल हो जाएगी। तो किलोजूल आंसर निकालोगे तो 12 2 जा होता है अपने पास 24 और ये बच जाएगा अपने पास 10, तो 105। तो 105 12 8 जा होते हैं 96, 8 जाओगे 96 पॉइंट और अब बच जाएगा अपने पास 9। तो
12 7 जो होंगे अपने पास 84, तो ये अप्रॉक्स में जो आंसर होगा आपका, उसने अप्रॉक्स में आंसर पूछा है, तो ये होगा अपने पास 29 किलो जूल। तो क्वेश्चन नंबर 54 में देखेंगे अपन कि BaCl2 जो एक्वा सॉल्यूशन है डिवाइडेड इनटू टू पार्ट ए एंड बी में, तो एक तो Na2SO4 है अपने पास, Na2SO4 जो रिएक्ट कर रहा है BaCl2 से। तो BaCl2 से रिएक्ट कराने के बाद एक तो BaSO4 बना लेगा जो व्हाइट कलर का PPT होता है, और दूसरा क्या बना लेगा, 2NaCl फॉर्म कर लेगा। दूसरा मेरे पास जो है Na2SO3 है जो भी BaCl2 के साथ में क्या कर रहा है, रिएक्ट, और ये क्या बना लेगा यहाँ पर BaSO3 प्लस 2NaCl फॉर्म कर लेगा। अब यहाँ ये दोनों फॉर्म कर लेंगे, तो अब ये बोल रहा है कि ये तो अपने पास कौन सा हो गया A, ये कौन सा हो गया B, इससे जो मिलेगा वो C और इससे जो मिलेगा वो होगा D। तो अब यहाँ पे देखो कि डाइल्यूट HCl है और डाइल्यूट HNO3 है, तो ये तो दोनों रिएक्ट करते हैं BaSO3 के साथ, लेकिन BaSO4 के साथ दोनों रिएक्ट नहीं करेंगे। नेक्स्ट थर्ड है डाइल्यूट H2SO4, ये दोनों से रिएक्ट नहीं करेगा। नेक्स्ट है फोर्थ एसिडिफाइड K2Cr2O7, तो यहाँ पर जो डाइक्रोमेट है अपने पास वो रिएक्ट करेगा, BaSO4 से तो करेगा ही नहीं क्योंकि ये ऑलरेडी +6 में, तो ये अपने पास किसकी तरह बिहेव करेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की, और ये +3 में चला जाएगा, तो ये किसके साथ रिएक्ट करेगा, BaSO3 के साथ रिएक्ट करेगा, और Cr+3 में जाएगा तो ये ग्रीन कलर में चेंज हो जाएगा। यहाँ पे एसिडिफाइड KMnO4 है, ये भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा और SO3 को क्या कर देगा, ये ऑक्सीडाइज करा देगा SO3 में, लेकिन BaSO4 के साथ ये भी रिएक्ट नहीं करेगा। तो अपने पास एक H2SO4 नहीं करेगा, बाकी के ये चारों करेंगे, तो इसका आंसर जो होगा वो होगा अपने पास 4। नेक्स्ट, फॉलोइंग इक्विलिब्रियम इज स्टडीज बाय टेकिंग 1 मोल ऑफ N2 and 3 मोल ऑफ H2 in 1 liter flask at a given temperature। N2 गैस प्लस 3H2 गैस से 2NH3 फॉर्म हो रहा है, अमोनिया फॉर्म एट इक्विलिब्रियम इज न्यूट्रलाइज्ड बाय 100 ml of 1 molar HCl, the value of equilibrium constant Kc will be। तो देखो यहाँ पर उसने बोला है कि जो अमोनिया है वो क्या कर रहा है, न्यूट्रलाइज हो रहा है किसके साथ, HCl के साथ, और HCl के साथ न्यूट्रलाइज होगा तो क्या बना लेगा ये NH4 न्यूट्रलाइज होगा तो ये बना लेगा NH4 और Cl फॉर्म कर लेगा। तो अब यहाँ पे देखो कि जब ये न्यूट्रलाइज हो रहे हैं तो अमोनिया, इसके जो मोल्स हैं, तो मोल्स कैसे निकाल लेंगे, वॉल्यूम दे रखा है आपको, मोलरिटी दे रखी है, तो जो मोलरिटी होती है वो क्या होती है, मोल बाई वॉल्यूम होती है कि नहीं होती है, मोल बाई वॉल्यूम होगी, तो मोलरिटी अपने पास है, लीटर में कन्वर्ट करोगे 0.1, ये 1 है मोल, क्योंकि वॉल्यूम किस में चलेगा, लीटर में, तो लीटर में कितना आएगा 0.1, तो मोल ऑफ HCl कितना आ जाएंगे, मोल ऑफ HCl आ जाएंगे अपने पास 0.1, तो मोल कितने आ गए अपने पास HCl के 0.1 मोल आ गए। अब ये देखो कि कंप्लीट न्यूट्रलाइज कर रहे हैं, न्यूट्रलाइज कर रहा है इसको, तो न्यूट्रलाइज करेगा तो इसके 0.1 मोल है, तो इसके भी कितने मोल यूज होंगे, 0.1 मोल यूज हुए होंगे कि नहीं। जब ये 0.1 मोल है तो बोल रहा है कि न्यूट्रलाइज कर रहा है, तो जब इसके 0.1 मोल गए होंगे तो इसके भी 0. ग्राम इक्विवेलेंट वाले कॉन्सेप्ट से देख सकते हो, तो इसके 0.1 है तो इसके भी कितने गए होंगे 0.1। अब दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है कि अपने पास N2 है, गैस प्लस 3H2 गैस है, इससे जो फॉर्म होगा वो होगा अमोनिया, 2NH3 गैस फॉर्म होगा। अब 2NH3 गैस फॉर्म होगा, वो बोल रहा है कि इसका तो 1 मोल है और इसके 3 मोल्स हैं। जब तक इक्विलिब्रियम स्टार्ट नहीं हुआ, टाइम 0 है, तो इसके प्रोडक्ट का तो कोई फॉर्मेशन हुआ नहीं होगा, ये कितना होगा 0 होगा। मान लिया कोई टी टाइम टी इक्विलिब्रियम पर पहुंच गई रिएक्शन, मान लिया कि इसका x मोल डिसोसिएट हो रहे हैं, तो जब इसका 1 मोल से इसके 3 जा रहे हैं तो इसके x जाएंगे, तो इसके कितने जाएंगे अपने पास 3 माइनस 3x, और इसके 1 से इसके 2 फॉर्म हो रहे हैं, तो x से कितने फॉर्म होंगे अपने पास, तो x से इसके कितने फॉर्म होंगे अपने पास 2x फॉर्म होंगे कि नहीं होंगे। अब 2x फॉर्म होंगे तो अमोनिया जो इक्विलिब्रियम पे दे रखा है, एट इक्विलिब्रियम अमोनिया जो दे रखा है अपने को, वो दे रखा है 0.1 मोल, तो अमोनिया कितना है 2x इक्वल टू कितना है 0.1, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0.1/2, तो ये आ जाएगा 0.05। तो कितने मोल डिसोसिएट हुए, तो x की वैल्यू आ गई 0.05, तो यहां से देखोगे तो 1 माइनस 0.05, 3 माइनस 3 इंटू 0.05, और यहाँ 2 इंटू
5, तो ये तो बन जाएगा 0.1, ये बन जाएगा अपने पास 0.15, तो ये बचेगा अपने पास 2.85, ये बन जाएगा अपने पास 2 तो ये बचेगा अपने पास 2.85। इसको देखेंगे तो ये आएगा अपने पास 0.95। वॉल्यूम कितना है कंटेनर का, 1 लीटर है, तो यहाँ से कॉन्सेंट्रेशन देखेंगे, तो डिवाइड कर दूं किससे, वॉल्यूम से, तो ये कॉन्सेंट्रेशन आ जाएगी कि नहीं आएगी। अब निकालना क्या है मेरे को, केसी फाइंड करना है मेरे को, केसी फाइंड करना है। तो केसी कैसे निकालेंगे अपन, केसी निकालते हैं अपन प्रोडक्ट बाई रिएक्टेंट। तो प्रोडक्ट कितना है अपने पास, NH3 आ रहा है, तो ये कितना है अपने पास 0.1 आया है, तो 0.1 का होल ट्वाइस बाई 0.95, स्टैचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 है तो पावर 1 आ जाएगी, और ये आ रहा है 2.85, पावर आ जाएगी इसकी 3। इसको पूरे को सॉल्व करेंगे तो ये आ रहा होगा अपने पास, इसको सॉल्व करेंगे तो ये अपना सॉल्व करने पाएगा 004547। अब इसको अपन ने आंसर दे रहे हैं अपने को नियरेस्ट मानते हुए 10⁻⁻6 में लिखना है, तो ये कितना बन जाएगा अपने पास, इसको लिख सकते हैं अपन आगे जाके 000 है, तो इसको लिख सकते हैं अपन 455। तो अपना जो आंसर जाएगा वो जाएगा अपने पास 455 × 10⁻⁻6, तो जो आंसर जाएगा यहाँ से जो जाएगा 455, तो इसका जो आंसर होगा। नेक्स्ट अपने पास द डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 120 ग्राम ऑफ यूरिया इन 1000 ग्राम ऑफ वाटर इज 1.15 ग्राम पर ml, द मोलरिटी ऑफ द सॉल्यूशन इज। तो एक तो इसका आंसर जो है बेटा अपन वैसे निकाल सकते हैं कि एक मोलरिटी और मोलरिटी में एक रिलेशन आता है, तो पढ़ा होगा आपने कि मोलरिटी इक्वल टू होता है 1000 m, कैपिटल M जो है वो मोलरिटी है यहाँ पर, अपॉन आएगा 1000 d क्या है यहाँ पर डेंसिटी, और यहाँ पे m इंटू क्या लिखेंगे mw। तो मोलरिटी अपने को निकालनी है, तो मोलरिटी निकालनी है, तो मोलरिटी पता होना चाहिए पहले अपने को। तो मोलरिटी क्या होती है, मोल ऑफ सॉल्यूट बाई वेट ऑफ सॉल्वेंट। ग्राम में तो ऊपर कितने से मल्टीप्लाई कर देंगे अपन 1000 से। तो यहां देखोगे मोल्स, यूरिया के मोल कैसे निकालोगे, गिवन मास बाई मोलर मास, तो 60/60 करोगे तो मोल कितने आ जाएंगे इसके, सॉरी 120 ग्राम दे रखा है, तो मोल देखोगे तो मोल कितने आ जाएंगे इसके 120/60, गिवन मास बाई मोलर मास, इनटू कितना है मेरे पास 1000 बाई वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना दे रखा है वाटर का 1000 से 1000 क्या हो जाएगा कैंसिल आउट, 60 से करोगे तो 2 टाइम्स, और ये कितना आ जाएगा अपने पास 2 आ जाएगा। नेक्स्ट तो ये मोलरिटी तो कितनी आ गई बेटा, मोलरिटी जो है वो 2 आ गई, 1000 मोलरिटी निकालनी है, मोलरिटी 2 है, 1000 डी कितना है 1.15 माइनस m इंटू मोलर मास कितना है सॉल्यूट का 60। तो यहां देखोगे 2000 m अपॉन ये आ जाएगा बेटा 1150 माइनस 60 m, या क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये बनेगा अपने पास 2300 माइनस 120 m इक्वल टू 1000 m। तो 120 इधर जाएगा तो ये बन जाएगा 1120 m इक्वल टू 2300, m इक्वल टू जो होगा वो आ जाएगा 2300 बाई 1120। तो 1120 से काटोगे तो ये अप्रॉक्स कट रहा होगा बेटा 2k। तो इसका आंसर जो जाएगा वो आएगा अपने पास 2। तो इस वाले में जो मोलरिटी आएगी वो 2 आएगी, और वैसे वाटर के लिए मोलरिटी और मोलरिटी दोनों ही सेम होती है, बट नहीं हो तो इसके अप्रॉक्स निकाल के देख सकते हो। यहाँ से वाटर अपने को दे रखा है
डेंसिटी अपने को 1.115 ग्राम दे रखी है, तो अपन उससे भी कर सकते थे कि डेंसिटी इक्वल टू क्या लगा सकते थे अपन, मास बाई वॉल्यूम लगा सकते थे, और मास बाई वॉल्यूम निकाल सकते थे। तो डेंसिटी तो कितनी दे रखी है अपने को 1.15, और मास अपने को निकालना है, और वॉल्यूम मास अपने को दे रखा है, तो सॉलिड और सॉल्वेंट का करेंगे 120 और 1000, तो 1120 दे रखा है अपने को, मास दे रखा है दोनों का। तो मास देखोगे तो मास कितना आ जाएगा अपने पास 1120 आ जाएगा। तो यहाँ से वॉल्यूम फाइंड हो जाएगा, और वॉल्यूम फाइंड आ जाएगा तो उससे भी मोलरिटी आप निकाल सकते हो। इस वाले फॉर्मूले को भी यूज कर सकते हो। यदि किसी को ये नहीं लगाना है 1000 m अपन 1000 d m into m, तो यहाँ से भी लगा सकते हो। अपने पास डेंसिटी इक्वल टू मास बाई वॉल्यूम होगा, मास आपके पास है सॉल्यूशन का, डेंसिटी आपके पास सॉल्यूशन की है, डेंसिटी आपके पास सॉल्यूशन की है, तो यहाँ से वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन निकल के आ जाएगा। फिर मोलरिटी इक्वल टू क्या लगा सकते हो, मोल ऑफ सॉल्यूट बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो यहाँ से वॉल्यूम ऑफ किसका निकल के आ जाएगा आपके पास, सॉल्यूशन का निकल के आ जाएगा। तो इसलिए इसका आंसर जाएगा अपने पास 2। देखो क्वेश्चन नंबर देखेंगे अपन 57। तो इसमें उसने बोला है कि जो अपने पास m/2 है वो किसमें टूटेगा, m+2 में और बाई माइनस में। तो बाई कितने अपने पास 2 है, तो जो नंबर ऑफ आयन्स है n इक्वल टू कितने हो जाएंगे, एक तो m2 प्लस का है, 2 बाई माइनस के। तो अब यहां से देखें कि अपने पास जो नंबर ऑफ आयन्स है m/2 m2 प्लस 2 बाई माइनस, तो यहां से जो देखेंगे तो ये जो होगा अपने पास, तो डिसोसिएशन के लिए जो i होता है वो क्या होता है 1 प्लस n माइनस 1 इंटू अल्फा। तो i जो है वो कितना हो जाएगा 1, 2 माइनस 1 इंटू अल्फा की वैल्यू कितनी है 0.25। तो यहां से जो i है, नंबर ऑफ आयन्स कितने अपने पास 3 है, तो 3 माइनस 1 करोगे तो 2 इंटू 0.5, तो ये आ जाएगा 1.5। तो ये तो क्या आ गया मेरे पास i आ गया। अब बोल रहा है कि अपने को एक तो डेल टी एफ जब बताना है जब क्या हो रहा है डिसोसिएशन हो रहा है। तो जब डिसोसिएशन हुआ है तो क्या लिखोगे I इंटू के एफ इंटू मोलरिटी। I कितना है अपने पास 1.5 है, I कितना 1.5 है अपने पास, I 1.5 के एफ है अपने पास, और दूसरा क्या है अपने पास मोलरिटी। ये कब है बेटा अपने पास, ये है अपने पास प्रेजेंस ऑफ आयनिक डिसोसिएशन, प्रेजेंस ऑफ आयनिक डिसोसिएशन। ये कब है अपने पास, ये है प्रेजेंस ऑफ आयनिक डिसोसिएशन में। अब दूसरा देखा मैंने डेल टी एफ, तो ये है बेटा मेरे पास I इंटू के एफ इंटू एम। ये है मेरे पास एब्सेंस ऑफ आयनिक डिसोसिएशन। ये कब है अपने पास आयनिक डिसोसिएशन पे। तो इनका रेशो पूछा है बेटा दोनों का, तो डेल टी एफ 1 बाई डेल टी एफ 2। तो ये कितना दे रखा है अपने को, ये है 1.5 इंटू के एफ इंटू मोलरिटी, और ये आया अपने पास I की वैल्यू तो 1 हो जाएगी इसके लिए। जब डिसोसिएशन ही नहीं हो रहा तो I की वैल्यू 1 लेते हैं, के एफ इंटू कितना होगा अपने पास m, 1 इंटू के एफ इंटू एम, मोलरिटी से मोलरिटी, के एफ से के एफ, और यहाँ 1.5, तो इनका रेशो जो आ गया वो आ गया 1.5। अपने को आंसर देना है 10 टू द पावर -1 की फॉर्म में, तो इसको ऐसे लिख सकता हूँ 15 इंटू 10 टू द पावर -1। तो ये आंसर कितना है अपने पास 15 रहेगा। इसका आंसर कितना हो जाएगा अपने पास 15 होगा। कोई दिक्कत किसी को। नेक्स्ट, 1 mole of carbon dioxide gas at 300 Kelvin is expanded under adiabatic conditions such that its volume become 27 times. The work done during the process is कैलोरी गिवन। गामा दे रखा है 1.33, CV दे रखा है 6 कैलोरी पर मोल फॉर CO2 के लिए। अब यहाँ देखा कि एडियाबेटिक प्रोसेस है, तो इसका मतलब हो गया अपने पास कि PV की पावर जो होगा गामा इक्वल टू क्या होगा कांस्टेंट होगा। तो अब ये देखो कि उसने पहले टेम्परेचर T1 कितना दिया हुआ है 300, क्योंकि एडियाबेटिक प्रोसेस है तो Q तो 0 होगा, और Q 0 होगा तो डेल U इक्वल टू क्या होगा अपने पास W होगा कि नहीं होगा, क्योंकि डेल U इक्वल टू फॉर्मूला होगा Q प्लस W।
तो एडियाबेटिक प्रोसेस है की तो क्या हो जाएगा 0। तो W जो होगा वो किसके इक्वल होगा NCV dt के इक्वल होगा कि नहीं होगा। अब NCV dt के इक्वल होगा। अब बोल रहा है कि अपने पास जो प्रोसेस है वो एक्सपेंड हो रहा है तो वर्क कैसा होगा, एक्सपेंड हो रहा है तो नेगेटिव होगा। तो W इक्वल टू कितना हो जाएगा माइनस NCV डेल टी, और डेल टी है तो W इक्वल टू क्या लिखोगे इसको आप, W इक्वल टू लिखोगे NCV T2 माइनस T1। अब मेरे पास T1 तो है लेकिन T2 नहीं है, T1 तो है लेकिन T2 नहीं है, तो मेरे को पहले क्या फाइंड करना पड़ेगा T2। अब यदि मेरे पास यहाँ T2 नहीं है तो मैं किसको रिप्लेस करूं, वॉल्यूम है मेरे पास V1 इक्वल टू वॉल्यूम V है, V2 इक्वल टू वॉल्यूम कितना है 27 V है। यही बोल रहा है कि जो वॉल्यूम है वो 27 टाइम्स हो जाता है। जब 27 टाइम्स हो जाता है तो V1 इक्वल टू V, V2 इक्वल टू कितना हो जाएगा 27 V। अब ये देखो कि यहाँ पे P के फॉर्म में आ रहा है तो इसको P को क्या कर देंगे अपन, रिप्लेस कर दें किससे, T से, क्योंकि अपने को चाहिए क्या T चाहिए। तो T चाहिए तो T के लिए इसको रिप्लेस कर देंगे तो PV इक्वल टू क्या होता है nRT। तो PV इक्वल टू जो होता है वो होता है nRT। तो अपने पास ये तो कांस्टेंट ही वैल्यू है। अब अपने को रिप्लेस P को करना है तो P इक्वल टू कितना हो जाएगा T अपॉन V होगा कि नहीं होगा। तो T अपॉन V यहाँ पुट कर दें अपन, T अपॉन V की पावर गामा इक्वल टू क्या हो जाएगा कांस्टेंट रहेगा। तो अब यहाँ देखें V ऊपर जाएगा तो T V की पावर गामा माइनस 1 बनेगा कांस्टेंट। अब इसे और सॉल्व करें अपन तो अपन ऐसे लिख सकते हैं इसे T1 V1 की पावर गामा माइनस 1, T2 V2 की पावर गामा माइनस 1। T1 अपने को गिवन है V1 अपॉन V2 पावर कितना बनेगा गामा माइनस T2 निकालना है अपने को, T2 निकालना है तो ये बनेगा T1 V1 अपॉन V2 पावर कितना बनेगा इसका गामा माइनस 1। तो यहां से देखोगे बेटा कि T2 जो T1 है वो कितना है अपने पास 300 है, V1 की वैल्यू कितनी है मेरे पास V, V2 की वैल्यू कितनी है 27 V, गामा कितना दे रखा है मेरे को, गामा मेरे को दे रखा है 1.33 माइनस 1। तो T2 यहां से देखूंगा बेटा तो ये तो 300 है, 300 V से V कैंसिल आउट हो जाएगा। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 1/3 का क्यूब इंटू 1 जाएगा तो 0.33 बचेगा, इसको क्या लिख सकता हूं मैं 1/3। तो 3 से 3 क्या हो जाएगा बेटा कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल आउट होगा, ये 3 से कितना कैंसिल आउट होगा 100 टाइम्स। तो T2 कितना हो जाएगा बेटा 100 आ जाएगा कि नहीं आएगा। अब देखो बेटा यहाँ पे जो W है अपने पास, जो W आ रहा है तो W देखोगे N की वैल्यू तो कितने मोल के लिए पूछ रहे हो 1, CV की वैल्यू 6 बोला है उसने कैलोरी में। T2 कितना है अपने पास, T2 कितना है अपने पास, T2 अपने पास 100 माइनस कितना आ जाएगा 300 होगा कि नहीं होगा। तो W इक्वल टू कितना हो जाएगा अपने पास, क्योंकि एक्सपेंड कर रहा था तो अपन क्या लिख रहे थे माइनस W के इक्वल आएगा, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो 200 तो ये कितना आ जाएगा अपने पास 1200 कैलोरी। तो इसका जो आंसर होगा वो कितना होगा बेटा अपने पास 1200 होगा। देखो पहले तो अपन ने क्या किया कि PV इक्वल टू कांस्टेंट होता है जो अपने एडियाबेटिक प्रोसेस होता है उसमें T1 है लेकिन T2 नहीं है, क्योंकि Q 0 हो जाएगा तो डेली किसके इक्वल होगा W के। अब एक्सपेंड कर रहा है तो नेगेटिव होगा क्योंकि W माइनस NCV डेल T, तो NCV T2 माइनस T1, तो मेरे को क्या चाहिए T2 चाहिए। T2 जहां से निकाल लेंगे और वैल्यू कितना आएगा इसका T2 100 आ जाएगा और वैल्यू पुट कर देंगे तो अपने पास कितना आ जाएगा 1200 आंसर होगा इसका। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, क्योंकि ये माइनस है यहाँ माइनस चल रहा है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो उसने प्लस में ही पूछा है आंसर। नेक्स्ट रिएक्शन A प्लस V से C प्लस D फॉलो रेट लॉ आर इक्वल टू K A की पावर 1/2 V की पावर 1/2 स्टार्टिंग विद 1 मोलर ऑफ ईच A एंड V द टाइम टेकन फॉर द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A बिकम 0.1 मोलर विल बी। टाइम पूछा है, टाइम पूछा है तो अपन ने देखा है बेटा कि T इक्वल टू अपन क्या लिख सकते हैं 2.303 K log 10 A अपॉन A माइनस X। तो
ए जो है वो तो कौन सी है, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है, ए माइनस एक्स कौन सी है, फाइनल कॉन्सेंट्रेशन जो बच गई है। तो टी इक्वल टू देखोगे बेटा यहाँ 2.303, के का वैल्यू कितना दे रखा है आपको 4.606 इंटू 10⁻⁻4 लॉग 10। इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन कितनी है आपके पास 1, ए माइनस एक्स की वैल्यू कितनी है अपने पास, ए माइनस एक्स फाइनल ये कितना बच जाता है 0.1 मोलर है, तो कितना आ जाएगा 0.1, पॉइंट हटाओगे तो 0। इससे कैसे लिखोगे, a अपॉन v है तो log a माइनस log b लिखोगे, तो log a का मतलब कितना हो log 10 माइनस log 1, 1 की वैल्यू 0 हो जाएगी, log 10 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, log 10 की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो t इक्वल टू कितना आ जाएगा मेरे पास, इससे काटूंगा तो ये कितने टाइम्स कटेगा 2 टाइम्स, 10⁵ ऊपर जाएगा, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 10⁴/2, या फिर आगे और सॉल्व करेंगे 10 इंटू 10⁵3/2 लिखा मैंने, तो ये कितने टाइम्स कटेगा 5 टाइम्स, तो कितना आ जाएगा अपने पास 5000 सेकेंड आंसर होगा। तो इसका जो टाइम लगेगा वो कितना लगेगा अपने को 5000 सेकेंड्स इसमें टाइम लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वॉल्यूम इन ml of 0.1 molar AgNO3 required to complete precipitation of chloride ions present in 50 ml of 0.01 molar solution of CrH2 of whole 5 Cl2 as silver chloride is nearest to। तो बेटा वो बोल रहा है कि अपने पास जो 0.1 मोलर AgNO3 है वो रिएक्ट कर रहा है किससे, CrH2O का होल 5 Cl2, और यहाँ पे AgNO3 इसके साथ रिएक्ट कर रहे हैं, तो AgNO3 रिएक्ट करेगा यहाँ पर। तो अब यहाँ से देखें बेटा कि इसका जो बनेगा CrCl2, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा NO3 के साथ रिप्लेस होगा और ये AgCl2 बना लेगा। तो यहाँ से कितने आयंस जा सकते हैं Cl2 के, 2 आयंस जा रहे हैं। तो इसके जो ग्राम इक्विवेलेंट होंगे वो इसके ग्राम इक्विवेलेंट के इक्वल होंगे कि नहीं होंगे, इसके जो ग्राम इक्विवेलेंट होंगे वो किसके इक्वल होंगे, AgNO3 के ग्राम इक्विवेलेंट के। ग्राम इक्विवेलेंट कैसे निकाल सकते हो आप, मोलरिटी इंटू वॉल्यूम इंटू एन फैक्टर, मोलरिटी इंटू, या फिर इस एक लाइन और लिख देता हूं मैं इसमें, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ CrH2O का होल 5 Cl2 इक्वल टू होंगे नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ AgNO3। तो यहां से देखो बेटा, तो इसको क्या लिख सकता हूं, मोलरिटी इंटू वॉल्यूम इंटू एन फैक्टर, या वैलेंसी फैक्टर भी बोलते हैं इसको, मोलरिटी इंटू वॉल्यूम इंटू एन फैक्टर लिख सकते हैं इसको। मोलरिटी कितनी दे रखी है अपने को, इसकी 0.01 है, वॉल्यूम कितना है अपने पास 50, एन फैक्टर देखो किसमें चेंज होगा 2 प्लस और 2 Cl माइनस में होगा कि नहीं होगा। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का चेंज कितने का रहे, 2 इलेक्ट्रॉन्स का चेंज आ रहा है, तो NF कितना हो जाएगा इसका 2। मोलरिटी इसके लिए दे रखी है उसने 0.1, वॉल्यूम कितना है इसका फाइंड करना है अपने को, वॉल्यूम फाइंड करना है, एन फैक्टर कितना आएगा AgNO3, Ag प्लस NO3 माइनस में ब्रेक होगा, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का कितना एक्सचेंज आ रहा है 1 का, तो NF कितना हो जाएगा 1। तो अब यहां से देखें बेटा, तो ये 100, तो V इक्वल टू कितना हो जाएगा अपने पास 100, तो ये आ जाएगा 1/0.1, तो वॉल्यूम जो होगा ये आ जाएगा 10। तो इसका जो वॉल्यूम होगा वो कितना आ जाएगा अपने पास 10 ml वॉल्यूम की रिक्वायरमेंट होगी।